करोड़पति अपनी गर्भवती पूर्व पत्नी को एक वेट्रेस के रूप में काम करते हुए देखता है। उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। राजवीर खन्ना के पास सोने की एक मोंट ब्लैंक कलम हवा में लटकी हुई थी। अपने जीवन के सबसे आकर्षक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से 3 मिमी दूर जब पूरी दुनिया रुक गई, वह बेंगलुरु के कोरमंगला के सबसे एक्सक्लूसिव और एलीट रेस्तरां अमृत महल की मुख्य मेज पर बैठा था। उसके आसपास 3 रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव 40 करोड़ रुपए की खरीद को अंतिम रूप देने के लिए उसके हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था। राजवीर का गहरा नीला सूट, बेदाग, कस्टम मेड, बिना टाई के, लेकिन 32 वर्षीय एक ऐसे व्यक्ति की पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था जिसने शहर पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसकी छोटी और पूरी तरह से संवारी हुई दाढ़ी, उसका दबंग आसन, वह दुनिया का बादशाह था। एक ऐसा आदमी जो हमेशा जीतता था, एक ऐसा आदमी जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी अपमानजनक घटना को पार कर लिया था, या ऐसा उसे लगता था। उसकी ठंडी और गणनात्मक नजर एक पल के लिए सफेद मेजपोश पर रखे कागज से हट गई और तभी उसने उसे देखा। उस प्रभाव ने उसके फेफड़ों से ऑक्सीजन छीन ली। यह 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कंक्रीट की दीवार से टकराने जैसा था। लगभग 15 मीटर की दूरी पर हॉल के कम रोशनी वाले हिस्से में एक महिला एक मेज साफ कर रही थी। यह विरोधाभास हिंसक, लगभग विकृत था। सुनहरे रंगों, संगमरमर और उत्तम कांच के बने पदार्थों की सुंदर सजावट के बीच महिला ने एक चमकदार नारंगी रंग का सस्ता और घिसा पिटा सफाई का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिसके कॉलर और किनारे सफेद थे। यह पूरी तरह से बेमेल था, लेकिन राजवीर को जो चीज जड़कर गई वह यूनिफॉर्म नहीं थी, वह थी आनया, उसकी पूर्व पत्नी। कलम राजवीर की उंगलियों से फिसल गई और एक सूखी आवाज के साथ कांच की मेज से टकराई, जिससे करोड़पति दस्तावेज पर काली स्याही की एक मोटी बूंद लग गई। सब ठीक है राजवीर? एक एग्जीक्यूटिव ने भौहें सिकोड़कर पूछा। राजवीर ने जवाब नहीं दिया। उसने पलक नहीं झपकाई, उसने सांस नहीं ली। उसकी गहरी आंखें दूर खड़ी महिला पर टिकी थीं। उसका मन, जो सेकंडों में संख्याओं और रणनीतियों को संसाधित करने का आदी था, सामने की तर्कहीन छव्वे के सामने ढह गया। 9 महीने पहले आनया शर्मा, वह महिला जिससे वह आंख मूंद कर प्यार करता था, ने उसके चेहरे पर तलाक के कागज फेंक दिए थे। उसने उससे कहा था कि वह उससे ऊब चुकी है, कि उसे कोई बेहतर मिल गया है, कोई ऐसा जिसके पास उसके लिए समय था, और वह एक पैसा भी लिए बिना चली गई थी, कथित तौर पर एक यूरोपीय वारिस के साथ यूरोप में एक शानदार रोमांस जीने के लिए। राजवीर ने लगभग 1 साल तक उससे नफरत की थी। धोखे का जहर निगला था, अपने दर्द को काम में डुबो दिया था, जब तक कि वह एक स्टील के मैग्नेट ठंडा और अछूत नहीं बन गया। लेकिन 15 मीटर दूर खड़ी महिला पेरिस में नहीं थी। वह गहनों से ढकी नहीं थी और न ही हाई फैशन के कपड़े पहने थी। आनया एक सफेद कपड़े से एक मेज की लकड़ी को उन्मत्त, अनिश्चित तरीके से रगड़ रही थी, जैसे कि उसका जीवन एक सॉस का दाग हटाने पर निर्भर करता हो। उसके हल्के भूरे बाल, जो पहले हमेशा सही लहरों में गिरते थे, अब एक बेतरतीब पोनीटेल में बंधे थे। उसकी साफ त्वचा लाल हो गई थी। उसके माथे और गर्दन से पसीने की मोटी बूंदें बह रही थीं। वह थकी हुई पीली आंखों के नीचे गहरे बैंगनी घेरे के साथ नजरें नीचे झुकाए पूरी तरह से टूटी हुई दिख रही थी। और फिर आनया मेज के दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए किनारे की ओर मुड़ी। राजवीर का दिल अचानक रुक गया। उस घुटन भरे और सस्ते नारंगी यूनिफॉर्म के नीचे आनया का पेट बहुत बड़ा, गोल, भारी और नीचे था। एक बहुत ही उन्नत गर्भावस्था, कम से कम 8 महीने। राजवीर के दिमाग ने कोड़े की गति से गणितीय गणना की। तलाक के 9 महीने, गर्भावस्था के 8 महीने। नहीं, राजवीर बड़बड़ाया। उसकी आवाज खुरदरी, उसके गले में मुश्किल से एक फुसफुसाहट। राजवीर, श्री खन्ना। मेज के दूसरी ओर से वकील ने अलार्म होकर कहा, जो व्यवसायी के चेहरे पर छाई शव जैसी पीली रंगत से चिंतित था। राजवीर एक झटके में खड़ा हो गया। भारी ओक की कुर्सी संगमरमर के फर्श पर जोर से चरमराई, जिससे आसपास की कुछ मेजों से उत्सुक नजरें आकर्षित हुईं। राजवीर को परवाह नहीं थी। उसे अनुबंध की, न 40 करोड़ की, न अपनी प्रतिष्ठा की परवाह थी। शानदार रेस्तरां का सारा शोर, क्रिस्टल के गिलास का खनकना, चांदी के कटलरी, संभ्रांत समाज की हल्की हंसी गायब हो गई, एक धीमी गूंज में बदल गई। वह केवल उसे देख रहा था। आनया एक पल के लिए रुकी। उसने मेज पर कपड़ा गिराया और एक हाथ अपनी पीठ के निचले हिस्से पर रखा। दर्द भरे मौन भाव के साथ झुक गई। वह थकी हुई, मुंह से सांस ले रही थी, जैसे उसके अपने शरीर का वजन
और उसके अंदर पल रहे जीव का वजन उसकी रीढ़ को तोड़ने वाला हो। वह महिला जो कभी उसके आधे साम्राज्य की मालकिन थी, वह महिला जो सिर ऊंचा करके और एक चमकदार मुस्कान के साथ चलती थी, अब एक घिरे हुए जानवर जैसी लग रही थी, शारीरिक पतन के कगार पर। राजवीर ने उसकी ओर पहला कदम बढ़ाया। उसके मुट्ठी उसके गहरे नीले सूट के किनारों से इतनी कसकर भींचे हुए थे कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। क्रोध, भ्रम और एक गहरी, आदिम और खतरनाक घबराहट का एक विषाक्त मिश्रण उसकी नसों में उबलने लगा था। क्या हो रहा था? करोड़पति प्रेमी कहाँ था? वह महिला जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, दूसरों की गंदगी क्यों साफ कर रही थी? और वह बच्चा किसका था जो उसके शरीर को विकृत कर रहा था और उसे घसीटते हुए चलने पर मजबूर कर रहा था? राजवीर एक वेटर से बचते हुए केंद्रीय गलियारे से आगे बढ़ा। उसकी गंभीर, अडिग और विचारशील नजर उससे नहीं हटी। वह जवाब मांगने वाला था। अगर जरूरी हुआ तो वह उसे शब्दों से नष्ट कर देगा। वह उसे हर एक नींदहीन रात का बदला देगा। लेकिन इससे पहले कि वह पहुंच पाता, एक और आकृति दृश्य में आनया का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। यह अमृत महल का महाप्रबंधक मिस्टर मल्होत्रा था। 45 साल का एक आदमी, बेदाग ग्रे सूट में। उसके चेहरे पर तनाव और उस व्यक्ति का अहंकार था जो अपने से नीचे के लोगों को नीचा दिखाने का आनंद लेता है। राजवीर 3 मीटर की दूरी पर रुक गया। एक बड़े संगमरमर के खंभे और एक असाधारण फूल व्यवस्था से आंशिक रूप से छिपा हुआ था। वह सब कुछ सुनने के लिए काफी करीब था, लेकिन अपनी पूर्व पत्नी की दृष्टि से बाहर था। मल्होत्रा ने उस मेज को देखा जिसे आनया ने अभी अभी साफ किया था, और फिर लकड़ी के किनारे पर एक उंगली फेरी। उसने उसे हवा में घृणा से उठाया, जैसे उसने कुछ रेडियोधर्मी चीज छू ली हो। क्या तुम इसे साफ करना कहती हो, आनया? प्रबंधक ने फुफकारा। उसकी आवाज धीमी लेकिन जहर से भरी थी। अमीर ग्राहकों को परेशान न करने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन अपनी कर्मचारी को नष्ट करने के लिए एकदम सही थी। मैं तुम्हें जगह चमकाने के लिए पैसे देता हूं, गंदगी इधर उधर फैलाने के लिए नहीं। आनया ने तुरंत सिर झुका लिया। यह हाव भाव देखकर राजवीर को अपने सीने में एक कोड़े की मार महसूस हुई। वह आनया, जिसे वह जानता था, किसी भी परिस्थिति में किसी के सामने सिर नहीं झुकाती थी। वह उग्र, गर्वित थी, एक ऐसी महिला जो खुद को कुचलने नहीं देती थी। अब उसकी ठोड़ी उसके सीने को छू रही थी। पूर्ण अधीनता का एक कार्य। मुझे माफ करना, श्रीमान मल्होत्रा, आनया ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। निर्जलीकरण के कारण उसकी आवाज खुरदरी हो गई थी। मैं अभी इसे फिर से कीटाणुनाशक से साफ करती हूं। मुझे बस थोड़ा चक्कर आ गया था, बस 1 सेकंड के लिए। मुझे तुम्हारी घटिया बहानेबाजी की परवाह नहीं है, मल्होत्रा ने उसे रोकते हुए कहा, धमकी भरे अंदाज में उसके करीब आते हुए। आनया अपने बड़े पेट के कारण मुश्किल से, अनाड़ीपन से 1 कदम पीछे हट गई। तुम पूरे हफ्ते हॉल में रेंगती रही हो। अगर तुम कछुए की तरह चलती रहोगी तो आज ही तुम्हें निकाल दिया जाएगा। नहीं, कृपया, उसने पहली बार नजरें उठाते हुए विनती की। राजवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जिस महिला से प्यार किया था, उसके चेहरे पर पूर्ण आतंक देखकर। श्रीमान मल्होत्रा, कृपया, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। किराया शुक्रवार को देय है और मेरे पास क्लिनिक के लिए पैसे नहीं हैं। मैं कसम खाती हूं कि मैं और तेज हो जाऊंगी। मुझे मत निकालो, मैं आपसे भीख मांगती हूं। आनया की विनती की आवाज ने राजवीर के सीने को एक दांतेदार चाकू की तरह चीर दिया। उसे लगा कि उसके कानों में खून दौड़ रहा है। 2 मिनट पहले उसके प्रति जो क्रोध था, वह एक गहरे, आदिम और खतरनाक वृत्ति में बदल रहा था। वह मिस्टर मल्होत्रा को अपने हाथों से मार डालना चाहता था। यह पेट जो तुम लिए घूम रही हो, वह मेरी समस्या नहीं है, आनया, मल्होत्रा ने थूकते हुए कहा, नारंगी यूनिफॉर्म के नीचे बड़े पेट की ओर इशारा करते हुए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम गर्भवती हो। तुम्हें किसी ने पैर फैलाने के लिए मजबूर नहीं किया। तुम यहाँ काम करने आती हो। अगर तुम रफ्तार नहीं रख सकती क्योंकि तुम्हारा बच्चा तुम्हें भारी लगता है, तो सड़क पर भीख मांगने चली जाओ, जहां तुम हो। तुम्हारे पास इस जगह को बेदाग करने के लिए 3 मिनट हैं, या तुम अपना सामान उठाओ और निकल जाओ, समझे? शब्दों की क्रूरता उस छोटे से क्षेत्र में गूंज उठी। एक मोटी, मुंह का आंसू आनया के गाल पर लुढ़क गया, पसीने में मिल गया। उसने होंठ भींचे, रोने को रोकते हुए, और जोर से सिर हिलाया। हाँ सर, समझ गई, मैं इसे बेदाग कर दूंगी, वह बड़बड़ाया, अपने हाथों से कपड़े को बेकाबू तरीके से कांपते हुए, पकड़ते हुए और निराशा से लकड़ी को रगड़ना शुरू कर दिया, अपने शरीर को स्पष्ट पीड़ा में झुकाते हुए। मल्होत्रा ने संतुष्टि से मुस्कुराया, अपने जैकेट के कॉलर को ठीक किया, मुड़ने के लिए।
लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। एक थाली के आकार का हाथ उसके पीछे से उसकी गर्दन पर कस गया। उसके ग्रे सूट के कपड़े को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी कमीज के बटन फटने की धमकी दे रहे थे। प्रबंधक का गला घुट गया जब उसे जोर से पीछे खींचा गया। वह राजवीर खन्ना के घने चेहरे से सीधे टकराया। राजवीर की आंखें अब एक गणनात्मक व्यवसायी की नहीं थीं, वे एक शिकारी की थीं जो अपने शिकार को नष्ट करने से 1 सेकंड दूर था। तुम्हें इससे कोई समस्या है, घटिया आदमी? राजवीर ने गुर्राया। उसकी आवाज एक गहरी, घातक बैरिटोन में गूंज रही थी, इतनी ऊंची कि आसपास की मेजों की फुसफुसाहट तुरंत शांत हो गई। मल्होत्रा राख जैसा पीला पड़ गया। वह राजवीर खन्ना को जानता था। बेंगलुरु का पूरा संभ्रांत समाज रियल एस्टेट मैग्नेट को जानता था। वह शहर के सबसे महत्वपूर्ण और खौफनाक ग्राहकों में से एक था। श्री खन्ना, प्रबंधक ने कांपते हुए हकलाया, जो उसकी सांस रोकने की धमकी देने वाली पकड़ के नीचे था। मैं बस कर्मचारियों को ठीक कर रहा था, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। खन्ना नाम की आवाज का 2 मीटर दूर बिजली जैसा असर हुआ। आनेया, जो आंखों में आंसू लिए मेज रगड़ रही थी, पूरी तरह से जड़ हो गई। सफेद कपड़ा उसकी उंगलियों से फिसल गया, धीमी गति में जमीन पर गिर गया। कमरे से ऑक्सीजन खींच ली गई थी। धीरे धीरे पूर्ण आतंक उसके चेहरे को विकृत करते हुए आनया ने अपना चेहरा घुमाया। उसकी सांस रुक गई। उसके हाथ अनजाने में उसके सूजे हुए पेट के किनारों से चिपक गए, जैसे वह आने वाली नजर से बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हो। राजवीर ने मल्होत्रा को एक क्रूर धक्का देकर छोड़ दिया, जिससे प्रबंधक लड़खड़ा गया और संगमरमर पर घुटनों के बल गिर पड़ा। लेकिन राजवीर अब जमीन पर पड़े आदमी को नहीं देख रहा था। उसकी आंखें सीधे आनया पर टिकी थीं। रेस्तरां में सन्नाटा था। करोड़पतियों की नजरें दृश्य पर टिकी थीं। तनाव इतना घना था कि उसे क्रिस्टल से काटा जा सकता था। राजवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अपमानजनक यूनिफॉर्म, आंखों के नीचे के काले घेरे, उसकी भूरी आंखों में घबराहट और अंत में वह 8 महीने का बड़ा पेट। आन्या एक कदम पीछे हटी, खाली गिलासों की एक ट्रे से टकरा गई, जिसे एक वेटर ने पास छोड़ दिया था। ट्रे जमीन पर गिर गई। 1000 टुकड़ों में बिखरते गिलासों की आवाज ने एक गोली की तरह सन्नाटा तोड़ दिया, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हिला। वे आमने सामने थे। धोखा दिया गया करोड़पति और बर्बाद हुई पूर्व पत्नी। राजवीर, आनया ने बेकाबू तरीके से कांपते होंठों से फुसफुसाया। एक और कदम पीछे हटते हुए गायब होना चाहती थी, भागना चाहती थी, मरना चाहती थी, इससे पहले कि वह एक ही सवाल पूछता जिसका उसने कभी जवाब न देने की कसम खाई थी। राजवीर ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, अपने इतालवी जूतों से टूटे हुए शीशे को कुचलते हुए। उसकी आंखें दर्द और क्रोध से जल रही थीं। महीने, आनया। राजवीर की आवाज धीमी, खुरदरी थी और पूर्ण सन्नाटे में गूंज उठी। जब से तुम भागी हो। राजवीर ने उसके पेट पर नजर डाली। उसकी आंखों में एक मौत की सजा की तरह गणना चमक रही थी। 8 महीने की गर्भावस्था। आनया ने अपने हाथों से मुंह ढक लिया, एक दबी हुई सिसकी को रोकते हुए, पीछे हटते हुए, जब तक उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। कोई रास्ता नहीं था। जिस दीवार को उसने सच्चाई से बचाने के लिए बनाया था, वह उसकी आंखों के सामने ढह गई थी। अमृत महल में सन्नाटा पूर्ण था, घना, लगभग दम घोटने वाला। दर्जनों करोड़पति ग्राहक, जो शिकायत करने के आदी थे अगर शराब सही तापमान पर नहीं थी, अब अपनी सांसें रोक रहे थे। कोई भी हिल नहीं रहा था। संगमरमर के फर्श पर खूंखार मैनेजर मल्होत्रा अभी भी घुटनों के बल बैठा था, अपनी लाल गर्दन को रगड़ रहा था। राजवीर खन्ना के नीले सूट से निकलने वाली दबी हुई हिंसा से लकवाग्रस्त था, लेकिन राजवीर किसी और को नहीं देख रहा था। पूरी दुनिया उस दीवार से घिरी महिला आनया, उसकी आनया, या वह महिला जो कभी थी, में सिमट गई थी। राजवीर का दिमाग वित्तीय डेटा को निगलने और सेकंडों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित एक मशीन अब चक्करदार गति से काम कर रहा था, लेकिन बैंक खातों की संख्याओं के साथ नहीं, बल्कि महीनों के साथ, तारीखों के साथ, उन यादों के साथ जो उसके खून को जला रही थीं। ठीक 9 महीने उस बरसात की शाम से जब उसने अपने महल के ग्रेनाइट काउंटरटॉप पर शादी की अंगूठी फेंक दी थी। 9 महीने जब से उसने उसे बर्फीली नफरत से देखा था, यह दावा करते हुए कि वह पर्याप्त नहीं था, कि उसे एक असली आदमी मिल गया था, एक यूरोपीय व्यवसायी, जो उसे वह दुनिया देगा जो राजवीर उसे हमेशा काम में व्यस्त रहने के कारण नहीं दे रहा था। 9 महीने जब से वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी, उसकी कॉल को ब्लॉक कर दिया था, मानचित्र से खुद को मिटा दिया था, और अब उसके सामने एक पेट जो छिपाने के लिए असंभव शारीरिक सच्चाई को चिल्ला रहा था। 8 महीने, आंखों का मिलान विनाशकारी था।
राजवीर ने आनया की भूरी आंखों में उस ठंडी और गणनात्मक महिला को ढूंढा जिसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसे वह नहीं मिली। उसकी जगह उसने केवल एक घायल, डरे हुए जानवर को देखा। उसके पतले और खुरदुरे हाथ, जो पहले हमेशा सही मैनिक्योर और हीरों से सजे होते थे, अब लाल थे, सफाई के रसायनों से फटे हुए थे और अपने सूजे हुए पेट को एक सहज सुरक्षात्मक शक्ति के साथ पकड़े हुए थे। 8 महीने। राजवीर की आवाज एक चीख नहीं थी, यह एक खुरदरी फुसफुसाहट थी जो एक जहर से भरी थी, जिसने आनया को लकवाग्रस्त कर दिया। तुम 8 महीने की गर्भवती हो। आनया ने अपनी लार निगली। घबराहट उसके सीने को दबा रही थी, उसकी सांस रोक रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं जो गिरने से मना कर रहे थे। वह जानती थी कि राजवीर प्रतिभाशाली था। वह जानती थी कि उसे घटाने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर वह 9 महीने पहले चली गई थी और बच्चा 8 महीने का था, गर्भधारण तलाक से ठीक पहले के हफ्तों में हुआ था, उन हफ्तों में जब वे अभी भी एक ही बिस्तर साझा कर रहे थे। राजवीर, कृपया, उसने पतली आवाज में विनती की, अपने आप को बारीक लकड़ी से ढकी दीवार से सटाते हुए, जैसे वह उससे घुलना चाहती हो। चले जाओ, यहां हंगामा मत करो, मैं चला जाऊं। राजवीर ने एक सूखी हंसी छोड़ी, किसी भी हास्य से रहित, एक ऐसी आवाज जिसने आसपास के वेटरों को थरथरा दिया। मैं हंगामा न करूं, तुम गायब हो जाती हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती हो। मुझसे कहती हो कि तुम पेरिस जा रही हो, 1 करोड़पति के साथ जो तुम्हें एक रानी की तरह रखेगा, और मैं तुम्हें बेंगलुरु में गंदगी साफ करते हुए, भूख से मरते हुए और बच्चे को जन्म देने के कगार पर पाता हूं। राजवीर एक कदम आगे बढ़ा, दूरी कम करते हुए। उसकी प्रभावशाली आकृति ने आनया को अपनी छाया से ढक लिया। उसकी महंगी कोलोन, लकड़ी और मसालों की गंध ने आनया को मारा, जिससे 1000 यादें ताजा हो गईं, जिन्होंने उसके पेट में एक हथौड़े की तरह वार किया। गणित मेल नहीं खाता, आनया। राजवीर ने पहली बार अपनी आवाज उठाई, एक गर्जना जो रेस्तरां की दोहरी ऊंचाई वाली छत में गूंज उठी। 9 महीने से तुम्हें नहीं देखा, 8 महीने की गर्भावस्था, पिता कौन है? सवाल हवा में मौत की सजा की तरह तैर गया। मल्होत्रा ने जमीन से हस्तक्षेप करने की कोशिश की, अपनी नौकरी या जगह की प्रतिष्ठा खोने से डरा हुआ था। वह श्री खन्ना, अगर कर्मचारी आपको असहज कर रहा है तो सुरक्षा उसे तुरंत सेवा द्वार से बाहर निकाल सकती है। राजवीर ने उसे देखा भी नहीं। उसने अपना चेहरा मुश्किल से 1 मिलीमीटर घुमाया। उसकी गहरी आंखें हत्यारे क्रोध से टपक रही थीं। अगर तुमने फिर से अपना मुंह खोला उसे कर्मचारी कहने के लिए या उसे छूने की कोशिश की, तो मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं आज ही यह रेस्तरां खरीद लूंगा, केवल इस खुशी के लिए कि तुम्हें इसके अंदर नष्ट कर दूं। चुप रहो और हिलो मत। मल्होत्रा पीला पड़ गया और सिकुड़ गया, अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। आनया ने ध्यान भटकाने के इस सेकंड का फायदा उठाया। आत्मसंरक्षण की वृत्ति, या बल्कि उस रहस्य को बचाने की वृत्ति जिसने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर किया था, उस पर हावी हो गई। वह उसे सवाल पूछने नहीं दे सकती थी, वह उसे जांच करने नहीं दे सकती थी। अगर राजवीर को सच्चाई का पता चला तो वे आदमी जिन्होंने उसे धमकाया था उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसे जेल में डाल देंगे, या इससे भी बदतर। एक तेज चाल के साथ, शुद्ध एड्रेनालाइन द्वारा प्रेरित, आनया ने अनाडीपन से एक कुर्सी को गलियारे की ओर धकेला, जिससे राजवीर का रास्ता अवरुद्ध हो गया, और भागी, या कम से कम उसने कोशिश की। 8 महीने की गर्भावस्था का वजह एक कुपोषित शरीर पर लेकर भागना एक हताश लड़खड़ाहट से ज्यादा कुछ नहीं था। वह अपनी घिसी हुई रबर की एड़ियों पर मुड़ी और रसोई के स्विंग दरवाजों की ओर भागी। आन्या, राजवीर चिल्लाया। आश्चर्य ने उसे एक माइक्रोसेकंड के लिए जमा दिया, इससे पहले कि उसके लंबे पैर प्रतिक्रिया करते। उसने दोनों हाथों से रसोई के धातु के दरवाजों को धकेला। भट्टियों की गर्मी, चिकनाई की गंध, सील किए गए मांस और शेफों की चिल्लाहट ने उसे घेर लिया। वह एक नारंगी तूफान की तरह अंदर घुसी, रसोइयों के बीच लड़खड़ाती हुई, ताजी सब्जियों की एक ट्रे गिराती हुई। सावधान, आनया, एक सहायक रसोइये ने चिल्लाया, मुश्किल से उससे बचते हुए। हट जाओ। वह दहाड़ थी जो उसके पीछे आई। स्विंग दरवाजे जोर से फिर से खुले, दीवार से टकराते हुए। राजवीर खन्ना स्वच्छता नियमों की अनदेखी करते हुए, अपने पीछे छोड़ी गई अराजकता की अनदेखी करते हुए रसोई में घुस गया। उसका डिजाइनर सूट स्टेनलेस स्टील और चिकनाई के उस नरक में फिट नहीं बैठता था, लेकिन वह एक युद्ध टैंक की तरह आगे बढ़ रहा था। आन्या ने अपने कंधे पर पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आतंक भर गया था। वह आपातकालीन पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई। उसने अपने पूरे शरीर के वजन से उसे धकेला और बेंगलुरु की रात में बाहर निकली।
धातु के दरवाजे के बंद होने की आवाज ईंट की दीवारों में गूंज उठी। अमृत महल का पीछे का गलियारा सिक्के का ठीक विपरीत पहलू था। अगर अंदर सब कुछ विलासिता, मधुर संगीत और फ्रांसीसी इत्र था, तो बाहर सड़ी हुई गंदगी, डामर में जमा नमी और शहर के दम घोटने वाले धुएं की बदबू आ रही थी। एक टिमटिमाते हुए बल्ब ने औद्योगिक कचरे के डिब्बे पर एक पीली और बीमार रोशनी डाली। आनया ठंडी ईंट की दीवार से टिक गई, खुरदरी सांसों में मुंह से सांस ले रही थी। उसका दिल उसकी पसलियों में इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि वे टूट जाएंगी। उसने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया। अपनी पेल्विस के निचले हिस्से में एक तीखा दर्द महसूस कर रही थी। बच्चा जोर से किक मारते हुए हिल गया। अपनी मां के खून में तनाव और एड्रेनालाइन के स्तर से उत्तेजित हो गया था। शांत रहो मेरे प्यार, शांत रहो, आनया ने अपनी टूटी हुई आवाज में फुसफुसाया। अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए प्रार्थना कर रही थी कि राजवीर उसके पीछे न आया हो। प्रार्थना कर रही थी कि वह उसे जाने दे। लेकिन नियति और राजवीर खन्ना ने कभी नहीं को जवाब के रूप में स्वीकार नहीं किया। भारी धातु का दरवाजा एक क्रूर धमाके के साथ खुल गया। राजवीर गलियारे में निकला। अंधेरे के विरोधाभास ने उसे एक पल के लिए रोक दिया, जब तक उसकी आंखें समायोजित नहीं हो गईं। और वहीं उसने उसे कचरे के डिब्बे के पास दुबका हुआ देखा, गंदा, कांपता हुआ, उस शापित नारंगी यूनिफॉर्म में लिपटा हुआ जिसने उसे इंडिग्नेशन और दर्द से भर दिया था। वह धीमे, भारी, शिकारी कदमों से उसकी ओर बढ़ा। प्रत्येक कदम गीले डामर पर गूंज रहा था। आनया ने अपनी ठोड़ी उठाई, खुद को उस बर्फ की दीवार बनाने के लिए मजबूर किया जिसने उसे 9 महीने पहले बचाया था। उसे झूठ बोलना था, उसे क्रूर होना था। अगर उसने कमजोरी दिखाई तो वह उसे छोड़कर जाने की सच्चाई खोद निकालेगा। चले जाओ राजवीर, आनया ने उससे 2 मीटर दूर होने से पहले चिल्लाया। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। राजवीर उससे कुछ सेंटीमीटर दूर रुक गया। वह इतना लंबा था कि उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। उसकी गर्दन की नसें दबे हुए क्रोध से उभरी हुई थीं। उसमें उस प्यार करने वाले और कोमल आदमी का एक भी अंश नहीं था जो रविवार को उसे नाश्ता बनाता था। उसके सामने बेंगलुरु की सड़कों का शार्क था। मैं कहीं नहीं जा रहा आनया, जब तक तुम मुझे यह नहीं बताती कि इसका क्या मतलब है। राजवीर ने महिला के पेट की ओर जोर से सिर हिलाया। मुझे समझाओ, क्योंकि मेरा अकाउंटेंट इस बकवास को बेहतर तरीके से जोड़ सकता है। तुम मुझसे नफरत करती हो, यह कहते हुए चली जाती हो कि तुम्हारा एक करोड़पति इंतजार कर रहा है। तुम बिना पेंशन मांगे, बिना एक पैसा लिए चली जाती हो, कथित तौर पर यूरोप में रहने के लिए। और 9 महीने बाद मैं तुम्हें अपने शहर के एक रेस्तरां में उलटी साफ करते हुए 10 किलो कम वजन के साथ और 8 महीने की गर्भवती पाता हूं। आनया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए। यह तुम्हारा काम नहीं है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं है। बेशक है। राजवीर दहाड़ा अपने बंद मुट्ठी से आनया के सिर के ठीक बगल वाली ईंट की दीवार पर मारते हुए प्रभाव से मोर्टार के छोटे टुकड़े गिर गए। आनया डरकर उछल पड़ी, लेकिन उसने अपनी नजर नहीं हटाई। मेरी आंखों में देखो आनया, मुझे सच बताओ, क्या वह बच्चा मेरा है? सवाल गलियारे में गूंज उठा। इसके बाद का सन्नाटा केवल दोनों की तेज सांसों और टूटे हुए लैंप की बिजली की गूंज से टूटा। राजवीर ने पेट पर नजर डाली। उसकी सांस अनियमित हो गई। आतंकित आशा और निराशाजनक क्रोध का मिश्रण उसके चेहरे पर छा गया। अगर वह बच्चा उसका होता, अगर उसका अपना बेटा मेज साफ कर रहा होता, भूखा रह रहा होता, जमीन पर रेंग रहा होता, जबकि वह शैंपेन के साथ लाखों के सौदे कर रहा होता, तो अपराधबोध उसे नष्ट कर देता। आनया ने उसकी आंखों में कमजोरी देखी। उसने देखा कि व्यवसायी का कवच 1 सेकंड के लिए टूट गया। इससे उसका दिल टूट गया। वह उसे गले लगाना चाहती थी। वह उसके महंगे सूट को गंदा करते हुए उसके सीने पर रोना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि वह उससे प्यार करती है, कि उसने कभी उससे प्यार करना नहीं छोड़ा, कि उसने अपनी सारी कीमती चीजें बेच दी थीं ताकि उन एक्सटॉर्शनिस्टों को पैसे दे सके, जिन्होंने उसे एक संघीय जेल में डालने के लिए सबूत गढ़ने की धमकी दी थी। वह उसे बताना चाहती थी कि बच्चा उसका था, लेकिन बदमाशों ने साफ कर दिया था। अगर उसे पता चला तो हम उसे न केवल जेल में डालेंगे, बल्कि उसे जेल में ही मार देंगे। तुम जाओ और गायब हो जाओ, और अगर तुम बोली तो कमीना पैदा नहीं होगा। आनया ने आंसुओं का घूंट निगला, अपनी जबड़ी सख्त की और हताशा से ताकत जुटाई। उसका चेहरा एक जबरन, ठंडी और खाली अहंकार की नकाब में बदल गया। इतने भोले मत बनो राजवीर, उसने कहा, शब्दों को अपनी जुबान से थूकते हुए एक ऐसी घृणा के साथ जिसने उसके गले को जला दिया।
बच्चा तुम्हारा नहीं है, वह उसका है, उस आदमी का जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। राजवीर को लगा जैसे उसके गले में एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया गया हो। शारीरिक दर्द उसके आर पार हो गया। उसकी मांसपेशियां दर्द होने तक खिंच गईं। उसका राजवीर ने एक विडंबनापूर्ण खुरदरी हंसी छोड़ी, अविश्वास और आक्रोश से भरी हुई। उस करोड़पति यूरोपीय का, और वह कहाँ है? एक करोड़पति की पत्नी नारंगी कपड़े पहनकर मल्होत्रा की गंदगी क्यों साफ कर रही है? तुम्हारी विलासिता कहाँ है आनया? आनया ने नजरें झुका लीं। उसकी भेदी आंखों के सामने झूठ को बनाए रखने में असमर्थ। उसने कचरे की ओर देखा। उसने मुझे छोड़ दिया। उसने झूठ को एक झटके में उगल दिया। आवाज कांप रही थी, लेकिन किरदार को बनाए रखते हुए। यह एक गलती थी। मैं एक मूर्ख थी। जब मैंने उससे कहा कि मैं गर्भवती हूं तो उस कमीने ने मुझे छोड़ दिया। उसने मेरे कार्ड रद्द कर दिए और मुझे छोड़ दिया। मुझे बेंगलुरु वापस आना पड़ा। मुझे कुछ भी काम ढूंढना पड़ा ताकि मैं भूख से न मरूं। राजवीर हर शब्द को संसाधित कर रहा था। उसकी आंखें आनया के चेहरे को झूठ पकड़ने वाली मशीन की तरह स्कैन कर रही थीं। उसने निर्जलीकरण से फटे होंठ देखे। उसने उसके झुके हुए कंधों का आसन देखा। उसने उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखी। तो बस यही है, राजवीर ने बड़बड़ाया, आधा कदम पीछे हटते हुए, जैसे उसकी निकटता ही उसे दूषित कर देगी। तुमने मुझे एक कल्पना के लिए बदल दिया। तुम पैसे के लिए एक मूर्ख के साथ रमने चली गई, और जब उसने तुम्हें पेट में समस्या के साथ छोड़ दिया तो तुम गंदगी साफ कर रही हो। कर्म एक बेरहम कुतिया है ना आनया? राजवीर के शब्द सीधे दिल में चाकू की तरह चुभ गए। आनया को लगा कि उसका दम घुट रहा है, लेकिन उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, सजा स्वीकार करते हुए, उस आदमी की आंखों में नफरत स्वीकार करते हुए जिसके लिए वह अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी। हां राजवीर, उसने फुसफुसाया। एक विश्वासघाती आंसू आखिरकार बह निकला और उसके गंदे गाल पर लुढ़क गया। मैं एक मूर्ख हूं, तुम सही हो। तुमने देखा कि मैं कितनी मिजरेबल हूं। तुमने अपना बदला ले लिया। अब कृपया चले जाओ। मुझे अपने बेटे के लिए डायपर खरीदने के लिए काम करने दो। राजवीर ने उसे एक लंबे सेकंड तक देखा। नफरत स्पष्ट थी, हां, लेकिन राजवीर खन्ना की बुद्धिमत्ता क्रोध से नहीं बुझी थी। आनया की आवाज में कुछ था, उसके दांत भींचने के तरीके में कुछ था। जिस तरीके से उसका शरीर डर से नहीं बल्कि शारीरिक दर्द से कांप रहा था। टुकड़े पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहे थे। स्वार्थी और निर्मम महिला जिसका वह वर्णन कर रही थी, वह अपनी आंखों से माफी नहीं मांगेगी जबकि मुंह से जहर उगल रही थी, लेकिन गर्व एक अंधा राक्षस है। राजवीर ने अपनी मुद्रा सीधी की, एक गणनात्मक हावभाव के साथ अपने जैकेट के लैपल्स को समायोजित किया, फिर से अपनी अटूट स्टील की ढाल पहन ली। उसका चेहरा एक भावहीन घातक नकाब बन गया। मुझे तुम पर तरस आता है आनया, उसने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे उम्मीद है कि न्यूनतम वेतन तुम्हारे गर्व के लिए पर्याप्त होगा। एक और शब्द कहे बिना राजवीर खन्ना मुड़ा और रेस्तरां के पीछे के दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा जोर से खोला, रसोई में घुसा और धातु को अपने पीछे जोर से बंद होने दिया, जिससे आनया गलियारे के अंधेरे में अकेली रह गई। जिस पल वह गायब हुआ, आनया के घुटनों ने जवाब दे दिया। वह गंदे डामर पर ढह गई, अपने पेट को कसकर पकड़े हुए, और बेकाबू तरीके से रोने लगी। एक मूक, दिल तोड़ने वाला, चीखता हुआ रोना, कचरे के ढेर के बीच अपने ही दर्द में डूबती हुई। उसने राजवीर को एक बार फिर बचा लिया था, लेकिन अंदर। राजवीर बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर नहीं चला। वह सीधे अपनी मेज की ओर चला गया। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसकी वृत्ति एक बहरे कर देने वाले अलार्म की तरह जल रही थी। आनया की कहानी सही थी, वास्तविक होने के लिए बहुत सही थी, और वह सच्चाई का पता लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजवीर खन्ना ने रसोई के स्विंग दरवाजों से विपरीत दिशा में प्रवेश किया। गर्मी और कड़ाही के नरक को पीछे छोड़ते हुए अमृत महल की ठंडी और सुगंधित हवा में फिर से शामिल हो गया। उसका चेहरा ग्रेनाइट में तराशे हुए मुखौटे जैसा था। शानदार डाइनिंग रूम में कोई भी उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन सभी ने उसके गहरे नीले सूट से निकलने वाली घातक कंपन को महसूस किया। कुछ मीटर दूर सर्विस स्टेशन के पास महाप्रबंधक मल्होत्रा एक तख्ते की तरह सीधा खड़ा था। ठंडे पसीने में भीगा हुआ था और अपने माथे पर रेशमी रुमाल फेर रहा था। वह कांप रहा था। उसे पता था कि उसने एक ऐसी सीमा पार कर ली थी जिसकी उसे अपनी करियर से कीमत चुकानी पड़ सकती थी। राजवीर ने मल्होत्रा को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वह संगमरमर पर कुचला हुआ एक तिलचट्टा हो, और लंबे दृढ़ कदमों से केंद्रीय मेज की ओर बढ़ा। पिछले 10 मिनट से स्तब्ध बैठे 3 रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव उसे देखते ही तुरंत सीधे हो गए।
मुख्य वकील, एक भूरे बालों वाला व्यक्ति ग्रे सूट में, एक घबराई हुई मुस्कान दी और स्याही से सने अनुबंध को कांच की मेज के केंद्र की ओर धकेला। राजवीर, अच्छा हुआ तुम लौट आए, वकील ने अपना गला साफ करते हुए कहा, यह दिखावा करते हुए कि उसने अभी अभी देखी गई शारीरिक हिंसा और सार्वजनिक अपमान की घटना कभी हुई ही नहीं थी। मुझे लगता है कि कर्मचारियों के साथ कुछ गलतफहमी हुई थी। हम जारी रखते हैं। यह लो कलम। अमृत महल के 40 करोड़ रुपये के अधिग्रहण को बंद करने के लिए बस तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। राजवीर ओक की कुर्सी के सामने खड़ा रहा। उसने सोने की मोंट ब्लैंक कलम नहीं उठाई। उसने कागज पर नजर भी नहीं डाली। उसकी गहरी और अशांत आंखें रेस्तरां की भव्य छत, क्रिस्टल झाड़ फानूस, महोगनी की दीवारों और अंत में सेवा द्वार पर टिकी थीं, जहां से आनया भाग गई थी। वह छव्य उसे सांस लेने नहीं दे रही थी। उसकी पूर्व पत्नी, वह घमंडी महिला जो हर शुक्रवार को ग्रीन हाउस गुलाब की मांग करती थी, एक गली में कूड़े के बीच छिपी हुई डर से मर रही थी, एक 8 महीने के पेट की रक्षा कर रही थी। उस पूरे समीकरण में कुछ बहुत ही भयानक रूप से गलत था। डील रद्द हो गई, राजवीर ने कहा। उसकी आवाज धीमी, सपाट थी, हवा को गिलोटिन की तरह काटती हुई। मेज पर बैठे तीनों पुरुषों की आंखें चौड़ी हो गईं। भूरे बालों वाला वकील उछलकर खड़ा हो गया, पीला पड़ गया। क्या राजवीर? हे भगवान, हम 3 महीने से इस पर बातचीत कर रहे हैं। कीमत बहुत अच्छी है, बाजार अपने उच्चतम बिंदु पर है। तुम एक वेट्रेस के साथ हुई झड़प के कारण अब पीछे नहीं हट सकते। हम तुम्हें एक अतिरिक्त छूट देते हैं। कैसा रहेगा? बुरे अनुभव के लिए 5% कम। राजवीर ने दोनों हाथों को कांच की मेज पर रखा और अपनी बड़ी काया को एग्जीक्यूटिव की ओर झुकाया। उसके आसन में निहित मौन धमकी ने तीनों पुरुषों को अनजाने में अपनी कुर्सियों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, राजवीर ने कहा, हर अक्षर को डरावनी धीमी गति से उच्चारण करते हुए। मुझे रेस्तरां नहीं चाहिए। मुझे अब व्यावसायिक परिसर खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने एक पल के लिए रुककर विक्रेताओं के चेहरों पर घबराहट को बसने दिया, इससे पहले कि वह अंतिम प्रहार करता। मुझे पूरी इमारत चाहिए। मेज पर सन्नाटा छा गया। वकील ने पलक झपकाई। इस मोड़ को संसाधित करने में असमर्थ था। व्यावसायिक टावर, राजवीर, वह बिक्री पर नहीं है, और अगर होता भी तो हम 200 करोड़ रुपये से अधिक की बात कर रहे हैं। मालिक मुख्य संपत्ति नहीं छोड़ेंगे। हर चीज की कीमत होती है, राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, खुद को सीधा करते हुए और अपने जैकेट का बटन एक तेज हरकत से लगाते हुए। उन्हें 250 करोड़ रुपये की पेशकश करो, नकद, 24 घंटे में तत्काल स्थानांतरण। आज आधी रात से पहले सौदा बंद कर दो। 250? यह पागलपन है राजवीर। तुम बहुत ज्यादा भुगतान कर रहे हो। कोई भी विश्लेषक इस सनक को मंजूरी नहीं देगा। तुम पूरी इमारत क्यों चाहते हो? राजवीर ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपनी हथियारी नजर सीधे मिस्टर मल्होत्रा पर टिकाई, जो दूर से बातचीत को आधा सुन रहा था, स्तब्ध खड़ा था। क्योंकि रेस्तरां का मालिक होने के नाते मैं एक साधारण निवेशक हूं, इमारत का मालिक होने के नाते मैं भगवान हूं इस जमीन के टुकड़े पर। राजवीर ने अपनी आवाज इतनी ऊंची की कि मैनेजर उसे सुन सके। और मेरा पहला दिव्य आदेश यह होगा कि अमृत महल का एक नया मालिक है। एक नया अनुबंध तैयार किया जाएगा और पहली गैर परक्राम्य शर्त मिस्टर मल्होत्रा की तत्काल बर्खास्तगी की मांग करती है, बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी सिफारिश पत्र के। और अगर वह मुकदमा करने की हिम्मत करता है तो मैं अपने पूरे कॉर्पोरेट लॉ फर्म का इस्तेमाल करूंगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे गैस स्टेशन पर शौचालय साफ करने की नौकरी भी न मिले। क्या मैं साफ था? वकील ने घबरा कर निगला, डरकर सिर हिलाया। राजवीर खन्ना द्वारा अभी अभी प्रदर्शित की गई शुद्ध और विक्षिप्त शक्ति के प्रदर्शन से भयभीत था। आप साफ थे राजवीर। मैं तुरंत प्रस्ताव तैयार करूंगा। राजवीर मुड़ा और रेस्तरां के मुख्य निकास की ओर चला गया। जैसे ही वह मेजों के बीच से गुजरा, उसने अपना सेल फोन निकाला और उस एकमात्र नंबर को डायल किया जिसकी उसे उस समय परवाह थी। यह उसके सहायक का या उसके बैंक का नहीं था। यह इंस्पेक्टर शर्मा का था, उसके सुरक्षा प्रमुख और निजी जासूस का, एक पूर्व सैन्य विशेषज्ञ जो पर्याप्त भुगतान मिलने पर समुद्र तल पर एक भूत को भी ढूंढ सकता था। शर्मा। दूसरे रिंग पर जवाब आया। श्री खन्ना। शर्मा, तुम जो भी कर रहे हो उसे छोड़ दो। मुझे अभी अपने सभी आदमियों को तैनात करने की जरूरत है, राजवीर ने आदेश दिया, रेस्तरां के भारी कांच के दरवाजों को धकेलते हुए और बेंगलुरु की गर्म रात में बाहर निकलते हुए। मुझे अपनी पूर्व पत्नी आनया शर्मा के बारे में एक पूरी रिपोर्ट चाहिए। सर, मुझे लगा कि यह मामला 9 महीने पहले, जब वह पेरिस गई थी,
तब बंद हो गया था। वह कभी पेरिस नहीं गई। शर्मा, मैंने उसे अभी देखा है। वह यहीं कोरमंगला में है। वह सफाई का काम कर रही है और 8 महीने की गर्भवती है। लाइन के दूसरी ओर एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। शर्मा, चरम परिस्थितियों के आदी, अपने मालिक की टूटी हुई आवाज के लहजे से तुरंत मामले की गंभीरता को समझ गए। समझ गया सर। मैं किस परिधि की तलाश करूं? सब कुछ। राजवीर गुर्राया, अपनी बखतरबंद एसयूवी की पिछली सीट पर चढ़ते हुए, जबकि उसका ड्राइवर दरवाजा बंद कर रहा था। मुझे उसके बैंक खाते चाहिए। मुझे सरकारी और निजी अस्पतालों के मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए। मुझे एटीएम के सुरक्षा वीडियो चाहिए। मुझे पता है कि वह कहाँ सोती है, क्या खाती है, किससे बात करती है, और 9 महीने पहले मेरे महल के दरवाजे से बाहर निकलने के बाद से उसने हर एक शापित दिन क्या किया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रेमी कौन है जिसने कथित तौर पर उसे गर्भवती किया था, या क्या वह कभी अस्तित्व में भी था। सर, इसके लिए बंद सिस्टम में घुसना होगा। महंगा है और इसमें समय लगता है। मुझे लागत की परवाह नहीं है, राजवीर चिल्लाया, अपने बंद मुट्ठी से सहचालक की सीट के पीछे मारते हुए, जिससे एसयूवी के अंदरूनी हिस्से में कंपन हुई। मैं तुम्हें सच लाने के लिए भुगतान करता हूं, बहाने नहीं। मुझे वह कागज पर नग्न चाहिए और मुझे वह शापित फाइल सुबह होने से पहले मेरे डेस्क पर चाहिए। अगर तुम्हें सुबह 6 बजे तक यह नहीं मिलती तो तुम बर्खास्त हो। हाँ सर, काम पर लगते हैं। राजवीर ने कॉल काट दी और अपना फोन बगल की चमड़े की सीट पर फेंक दिया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, निराशा से अपनी आंखें रगड़ रहा था। आनया की गली में कांपती हुई, अपमानित, अपनी फटी हुई हाथों से अपने पेट को रगड़ती हुई छव्वे उसके दिमाग में एक लूप पर एक डरावनी फिल्म की तरह चल रही थी। मुझे तुम पर तरस आता है, उसने उससे कहा था। राजवीर ने अपनी दांत भींचे जब तक उसकी झबड़ी में दर्द न हुआ। अगर बच्चा उस मूर्ख करोड़पति का होता तो वह खुद उन दोनों को डुबो देता। लेकिन अगर संख्याएं मेल खाती, अगर वह 8 महीने का पेट उनकी पिछली रातों का परिणाम था, तो राजवीर ने उसी पल जान लिया कि दुनिया जलने वाली थी। पाताल का रहस्योद्घाटन। सुबह के 4:15 बजे थे। बेंगलुरु की सबसे ऊंची इमारतों में से एक के 40वीं मंजिल पर स्थित खन्ना रियल एस्टेट का मुख्य कार्यालय अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल राजवीर का डेस्क लैंप ही विशाल टेम्पर्ड ग्लास मेज पर ठंडी रोशनी का एक शंकु फेंक रहा था। उसके पीछे फर्श से छत तक की खिड़कियां सोते हुए शहर को दिखा रही थीं, नारंगी और सफेद रोशनी का एक कालीन जो अनंत लग रहा था। राजवीर ने अपना सूट नहीं उतारा था। वह घंटों से एक पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहा था। काली कॉफी पी रहा था, जिसका स्वाद उसके खाली पेट में पहले ही एसिड जैसा लग रहा था। वह आनया की डरी हुई आंखों को देखे बिना आंखें बंद नहीं कर सकता था। इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे के खुलने की आवाज ने भोर की खामोशी को तोड़ दिया। इंस्पेक्टर शर्मा अंदर आए। उन्होंने एक गहरे रंग की चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी और सालों सेना में रहने के कारण उनके सख्त चेहरे पर असामान्य रूप से पीलापन और तनाव था। उनके हाथों में एक मोटी भारी मनीला लिफाफा था जिसका वजन 1 टन लग रहा था। राजवीर अचानक रुक गया। उसकी सांस तेज हो गई। बताओ कि तुम्हें मिल गया शर्मा। शर्मा डेस्क तक आगे बढ़े और लिफाफे को एक सूखी भारी निर्णायक धमक के साथ कांच पर गिरा दिया। उसने राजवीर की आंखों में नहीं देखा। मिल गया सर, हमने सब कुछ ट्रेस किया। हमने जीएसटी डेटा, सामाजिक सुरक्षा रिकॉर्ड, C4 के शहरी कैमरे और उसके रद्द किए गए कार्डों के इतिहास को हैक किया। मेरे पास सब कुछ है। राजवीर डेस्क के करीब आया। लिफाफे के पास पहुंचते ही उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। वह आदमी कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा, पैकेज खोलने से मना करते हुए। वह यूरोपीय कौन है? कायर जिसने उसे ऐसे छोड़ दिया, वह कहाँ छिपा है? शर्मा ने अपनी लार निगली और अपने हाथों को पीठ के पीछे आराम की स्थिति में रखा, झटके को कम करने के लिए एक सख्त पेशेवर लहजा अपनाते हुए। कोई यूरोपीय नहीं है। श्री खन्ना कभी कोई करोड़पति नहीं था। हमने वैश्विक आव्रजन और एयरलाइन डेटाबेस की जांच की। आनया शर्मा पिछले 9 महीनों से बेंगलुरु से बाहर नहीं गई है। उसने हवाई अड्डे पर पैर भी नहीं रखा। करोड़पति प्रेमी की कहानी एक गढ़ी हुई झूठ थी। राजवीर को लगा जैसे उसके फेफड़ों से हवा निकाल ली गई हो। उसकी उंगलियों ने लिफाफे के किनारे को छुआ। एक झूठ, उसने फुसफुसाया। उसके कानों में एक तेज गूंज महसूस हो रही थी। तो उसने मुझे क्यों छोड़ा? वह घर से चिल्लाते हुए क्यों चली गई कि वह मुझसे नफरत करती है? लिफाफा खोलो। मालिक, जवाब तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। राजवीर ने मनीला कागज को जोर से फाड़ दिया। रंगीन तस्वीरों का एक बंडल और दर्जनों वित्तीय दस्तावेज रोशनी वाली कांच की मेज पर बिखर गए। पहली तस्वीर राजवीर के सीधे सीने पर लगी। इसमें आनया को एक पुराने
घिसे हुए स्वेटर में कोरमंगला की एक टूटी हुई फुटपाथ पर चलते हुए दिखाया गया था, जो शहर के सबसे उपेक्षित और खतरनाक इलाकों में से एक था। उसके पास सुपरमार्केट के प्लास्टिक बैग थे और उसका पेट पहले से ही बहुत स्पष्ट था। दूसरी तस्वीर में आनेया एक जंग लगी सर्पिल सीढ़ी पर चढ़ रही थी, पूर्ण थकावट के भाव के साथ धातु की रेलिंग को पकड़े हुए थी। ये 2 हफ्ते पहले के आसपास की सुरक्षा कैमरों के फुटेज हैं। शर्मा ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए समझाया, वह उसका वर्तमान पता है। वह एक 12 वर्ग मीटर के टिन और सीमेंट के छत के कमरे में रहती है। बाथरूम अन्य 4 किराएदारों के साथ साझा किया जाता है। वह प्रतिमाह 1500 रुपये किराया देती है और 2 महीने का किराया बकाया है। हे भगवान, राजवीर ने चिल्लाया, एक कदम पीछे हटते हुए, अपने सीने पर हाथ रखते हुए जैसे उसे गोली लग गई हो। वह मेरी पत्नी थी, वह इस सब की मालकिन थी। वह गरीबी में क्यों रह रही है? उसने तलाक से पहले अपने संयुक्त खातों से पैसे क्यों नहीं निकाले? मैंने उसके कार्ड कभी ब्लॉक नहीं किए जब तक वह गायब नहीं हुई। शर्मा ने एक बैंक स्टेटमेंट को कांच पर सरका दिया, उसे राजवीर की ओर धकेलते हुए। संख्याएं पीले फ्लोरोसेंट मार्कर से हाईलाइट की गई थीं। सर, उसने तलाक मांगने से 3 दिन पहले अपने व्यक्तिगत खाते खाली कर दिए। उसने अपनी मर्सिडीज कार बेच दी। उसने अपने सभी गहने गिरवी रख दिए, जिसमें वह 5 कैरेट की सगाई की अंगूठी भी शामिल थी जो आपने उसे दी थी। उसने अपने डिजाइनर बैग और ब्रांडेड कपड़े वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर गिरवी दुकानों में बेच दिए। उसने 72 घंटे से भी कम समय में लगभग 4 करोड़ रुपये नकद जुटाए। राजवीर का दिमाग ढह गया। वित्तीय गणित का कोई मतलब नहीं था। 4 करोड़ रुपये और वह एक टिन के छत के कमरे में भूख से मर रही है। यह असंभव है। पैसा किस पर खर्च किया गया था? ड्रग्स, जुआ? शर्मा ने धीरे धीरे सिर हिलाया और उनकी कठोर सैन्य आंखों में दया वह चीज थी जिसने राजवीर को वास्तव में डरा दिया। उसने खर्च नहीं किया सर, उसने इसे स्थानांतरित कर दिया, पूरा, एक पैसा। शर्मा ने एनक्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण की एक शीट की ओर इशारा किया, जिसे उनकी टीम ने उसी सुबह डिक्रिप्ट करने में कामयाबी हासिल की थी। कैमैन द्वीप समूह में एक फैंटम खाते में 9 करोड़ रुपये का एक ही जमा दिखाई देता है। हमने संघीय खुफिया संपर्कों का उपयोग करके मूल खाते को ट्रैक किया। वह विदेशी खाता किसी प्रेमी का नहीं है, श्री खन्ना। यह अर्जुन कपूर और फिरोज खान के मुखौटों से संबंधित है। 2 पुरुषों का नाम राजवीर के सिर में परमाणु बम की तरह फूट गया। अर्जुन और फिरोज, उसके पुराने प्रमुख साझीदार, वे आदमी जिन्हें राजवीर ने 1 साल पहले निर्माण कंपनी में एक बड़े धोखाधड़ी का पता लगाया था। राजवीर ने उन्हें एक क्रूर निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी से निकाल दिया था, उनका प्रतिशत छीन लिया था और उन्हें अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में भेजने की धमकी दी थी अगर वे उसके साम्राज्य के करीब फिर से आए। आनेया का अर्जुन और फिरोज से क्या लेना देना है? राजवीर को लगा कि कमरा घूम रहा है। लैंप की ठंडी रोशनी उसकी आंखों को जला रही थी। हमने 9 महीने पहले उसके महल के परिसर के सुरक्षा कैमरों की जांच की थी, उसके तलाक मांगने से ठीक 2 दिन पहले। क्या आपको याद है कि आप उस हफ्ते न्यूयॉर्क की व्यावसायिक यात्रा पर थे? राजवीर ने यांत्रिक रूप से सिर हिलाया। ठंडा पसीना उसके माथे पर जमा होने लगा। शर्मा ने लिफाफे के नीचे से एक अंतिम तस्वीर निकाली। यह अंधेरी, दानेदार थी, एक सड़क कैमरे से ली गई थी, लेकिन छव्य अचूक थी। इसमें खन्ना महल का लोहे का प्रवेश द्वार दिखाया गया था और वहीं दरवाजे के सामने खड़े होकर आनेया को रोकते हुए, जो अभी अपनी कार से उतरी थी, अर्जुन और फिरोज थे। उनके साथ 2 हथियारबंद आदमी भी थे। उन्होंने उसे तब रोका जब वह अकेली थी। सर, शर्मा ने गंभीर और उदास आवाज में कहा, 1 घंटे पहले मैंने जिस अंडरवर्ल्ड मुखबिर से संपर्क किया था, उसके अनुसार अर्जुन और फिरोज के पास जाली दस्तावेज और खरीदे गए गवाह थे, जो उन्होंने किए गए धोखाधड़ी के लिए आपको फंसाने के लिए पर्याप्त थे। झूठे सबूत परफेक्ट थे। राजवीर, अगर वे उन्हें एक संघीय न्यायाधीश के सामने पेश करते तो आप न केवल कंपनी खो देते, बल्कि 20 साल तक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में रहते। राजवीर के घुटनों ने जवाब दे दिया। उसे जमीन पर गिरने से बचने के लिए कांच के डेस्क का किनारा पकड़ना पड़ा। उसके फेफड़ों में हवा नहीं जा रही थी। उन्होंने आनेया को ब्लैकमेल किया, शर्मा ने निर्दयता से जारी रखा, डर के कुएं को खोलते हुए। उन्होंने आपसे 4 करोड़ रुपये नकद मांगे थे ताकि वे उस झूठे सबूत की एकमात्र कॉपी उसे सौंप दें और आपको अकेला छोड़ दें। और उन्होंने एक और शर्त रखी थी, उसे आपसे तलाक लेना था और गायब हो जाना था। अगर आपने ब्लैकमेल करने वालों को ढूंढने की कोशिश की या अगर उसने ब्लैकमेल के बारे में एक भी शब्द कहा तो वे आपको और उसे मार देंगे। 40वीं मंजिल के कार्यालय में सन्नाटा छा गया था।
राजवीर ने बिखरी हुई तस्वीरों पर नजर डाली। आनया फटे हुए स्वेटर में चलती हुई, आनया जमीन पर एक गद्दे पर सोती हुई, आनया अमृत महल में मेज साफ करती हुई ताकि टिप्स कमा सके और 1500 रुपये किराया दे सके। उसने उसे धोखा नहीं दिया था। वह किसी और आदमी के साथ नहीं गई थी। उसने अपनी जिंदगी और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसे छोड़ दिया था। उसने क्रूर खलनायिका की भूमिका निभाई थी, 9 महीने तक उसकी नफरत और आक्रोश को सहन करते हुए, क्योंकि यही उसे बचाने का एकमात्र तरीका था। उसने राजवीर की आजादी के लिए फिरौती का भुगतान करने के लिए अपनी आखिरी गरिमा की बूंद भी बेच दी थी। और बच्चा, हे भगवान, बच्चा! राजवीर ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया, एक गहरी सिसकी को दबाते हुए। एक ऐसी आवाज जो उसकी आत्मा की गहराई से निकली हुई लग रही थी। गर्म और क्रोधित आंसू उसकी गहरी आंखों से बह निकले, डेस्क के कांच पर गिरकर वित्तीय दस्तावेजों को दाग रहे थे। अगर कोई यूरोपीय प्रेमी नहीं था, अगर वह कभी किसी और आदमी के साथ नहीं रही थी, अगर 9 महीने पूरी तरह से उनके आखिरी हफ्ते के साथ मेल खाते थे, जब वे तलाक पर हस्ताक्षर करने से पहले साथ सोए थे, तो बच्चा! राजवीर की आवाज 1000 टुकड़ों में टूट गई, आंसुओं में डूब गई। वह अपने आलीशान कार्यालय के ग्रे कालीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, अपना सीना पकड़े हुए अपनी पत्नी द्वारा किए गए बलिदान के स्तर से टूट गया। बच्चा मेरा है, वह बच्चा मेरा है। शहर का सबसे शक्तिशाली आदमी, वह निर्मम व्यवसाय जो किसी पर दया नहीं करता था, जमीन पर गिर पड़ा, एक बच्चे की तरह रो रहा था जब उसे पता चला कि उसने क्या किया था। उसने अपने बेटे की मां को अपमानित किया था। उसने उसे एक अंधेरी गली में अकेला छोड़ दिया था, अपने थके हुए पेट को रगड़ती हुई, जबकि वह उसे घृणा से देख रहा था। शर्मा एक कदम आगे बढ़े, उसके पास झुकते हुए, श्री खन्ना, उठो, हमारे पास इससे भी बड़ी समस्या है। राजवीर ने अपनी लाल आंखों और आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ ऊपर देखा। इस बुरे सपने से भी बदतर क्या हो सकता था? शर्मा ने उसे एक आखिरी कागज पकड़ाया, एक सामुदायिक क्लिनिक की मेडिकल रिपोर्ट। जब हमने उसके मेडिकल दौरे को ट्रेस किया तो हमें यह पता चला, आनया मैडम आज अमृत महल काम पर नहीं गईं। उसके नाइट शिफ्ट मैनेजर ने उसे 3 घंटे पहले सरकारी क्लिनिक भेजा था। गंभीर कुपोषण और रात को उसे हुए अत्यधिक तनाव के कारण जानलेवा जटिलताएं पैदा हुई हैं। आनया को गंभीर प्रीक्लैम्प्सिया है। राजवीर को लगा जैसे दुनिया पूरी तरह से थम गई हो। वह सरकारी सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में है और डॉक्टर कहते हैं कि वह और बच्चा आज रात नहीं बचेंगे। राजवीर खन्ना को याद नहीं कि वह कब खड़ा हुआ था। उसे याद ही नहीं कि वह अपने कॉरपोरेट कार्यालय के कांच के दरवाजों से कब गुजरा था, न ही 40वीं मंजिल से निजी लिफ्ट में तेजी से नीचे उतरना। उसका दिमाग टूट गया था। केवल एक आदिम और हताश वृत्ति के लिए जगह बची थी, उस तक पहुंचना। लिफ्ट के दरवाजे भूमिगत पार्किंग में खुले। चाबियां, मुझे वह शापित चाबियां दो, राजवीर ने चिल्लाया, अपने ड्राइवर से बख्तरबंद एसयूवी का कंट्रोल छीनते हुए, जो डरकर कंक्रीट की दीवार से पीछे हट गया। शर्मा उसके पीछे भागे, सहचालक की सीट पर कूदते हुए, ठीक उसी वक्त जब एसयूवी का वाट इंजन बहरे कर देने वाली क्रूरता से दहाड़ उठा। टायर चिकने डामर पर चरमराए, काले धुएं और जले हुए रबर की गंध का निशान छोड़ते हुए, जबकि राजवीर निकास रैंप की ओर तेज हुआ। स्पीडोमीटर की सुई ऊपर चढ़ गई। सुबह के 4:32 बजे थे। बेंगलुरु की सड़कें खाली थीं, भोर की धुंध में लिपटी हुई थीं। राजवीर एक जुनूनी आदमी की तरह गाड़ी चला रहा था, लाल बत्ती कूद रहा था, 160 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से मुख्य सड़कों को पार कर रहा था। उसके हाथों ने चमड़े के स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसके पोर फटने वाले लग रहे थे। उसके सिर में पिछली रात के शब्द एक अथक यातना की तरह दोहराए जा रहे थे। मुझे तुम पर तरस आता है आनया। मुझे उम्मीद है कि न्यूनतम वेतन तुम्हारे गर्व के लिए पर्याप्त होगा। राजवीर ने एक दबी हुई चीख छोड़ी, एक गहरी आवाज जो लग्जरी कैबिन के अंदर गूंज उठी। उसने अपने बंद मुट्ठी से अपना सीना पीटा, उस शारीरिक दर्द को फाड़ने की कोशिश कर रहा था जिसने उसके फेफड़ों को कुचल दिया था। मैं था शर्मा, राजवीर ने आंसुओं से भरी आवाज में चिल्लाया। मैं था जिसने उसे सीमा तक धकेल दिया। कल रात मैंने उसे उस गली में घेर लिया। मैंने उसे कचरा कहा। मैंने उस मूर्ख मैनेजर को अपने सामने उसे अपमानित करने दिया। वह मेरी जिंदगी बचा रही थी और मैं उसे बर्बाद कर रहा था। शर्मा, वाहन की आत्मघाती गति के कारण सुरक्षा हैंडल को पकड़े हुए अपना फोन निकाला। सर, सड़क पर ध्यान दें। मैंने सनशाइन अस्पताल के सर्जरी निदेशक से संपर्क किया है। मेरे पास 3 निजी विशेषज्ञ सरकारी अस्पताल के रास्ते में हैं। उन्हें निर्देश हैं कि जैसे ही हम पहुंचें
उसे देश के सबसे अच्छे गहन चिकित्सा कक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाए। पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। मुझे पैसे की परवाह नहीं है। राजवीर ने खून से लाल आंखों से दहाड़ा। आंसुओं से उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। अगर वह मर गई, शर्मा, अगर मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ तो मैं अपने आप से शुरू करके पूरे शहर को जला दूंगा। दूर सरकारी सिविल अस्पताल की आपातकालीन रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। यह एक विशाल ग्रे इमारत थी, समय और बजट की कमी से घिसी हुई, दर्द और अभाव से भरी जगह, संगमरमर और सोने की दुनिया के ठीक विपरीत, जिसमें राजवीर तब रहा था जब उसकी गर्भवती पत्नी टेबल साफ करके गुजारा कर रही थी। राजवीर ने एसयूवी को जोर से ब्रेक लगाया, एम्बुलेंस लेन में घुस गया और इंजन पूरी तरह से बंद होने से पहले ही नीचे उतर गया। वह आपातकालीन दरवाजों की ओर भागा। अस्पताल के अंदर की हकीकत का प्रभाव पेट में बेसबॉल के बल्ले से लगने वाले झटके जैसा था। प्रतीक्षालय एकदम घोटने वाला अराजकता था। दर्जनों लोग कठोर प्लास्टिक की कुर्सियों पर सो रहे थे। महिलाएं कोनों में रो रही थीं। सस्ते कीटाणुनाशक की गंध पसीने और बीमारी के साथ मिली हुई थी। फ्लोरोसेंट लाइटें टिमटिमा रही थीं, जिससे दीवारों पर एक मृत रंगत पड़ रही थी। राजवीर लोगों को धकेलते हुए बिना किसी परवाह के हॉल से गुजरा। उसकी प्रभावशाली आकृति डिजाइनर के नीले सूट में अब मुड़ा हुआ और बिना टाई के जगह की गरीबी से हिंसक रूप से बेमेल लग रही थी। वह रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा। एक गंदा 72 बंद शीशा, जिसके पीछे एक थकी हुई नर्स एक पुराने कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी। आन्या शर्मा। राजवीर ने खुले हथेली से शीशे पर मारते हुए मांग की। वह कहाँ है? वह 3 घंटे पहले भर्ती हुई थी। नर्स ने चिढ़कर ऊपर देखा। सर, शांत रहें। यह एक अस्पताल है। आपको एक नंबर लेना होगा और इंतजार करना होगा। मैं एक शापित सेकंड भी इंतजार नहीं करूंगा। राजवीर दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे आपातकालीन वार्ड में गूंज उठी, जिससे दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड सतर्क हो गए। मैं राजवीर खन्ना हूं। मैं इस पूरे अस्पताल को खरीद लूंगा और तुम्हें और हर शापित प्रबंधक को नौकरी से निकाल दूंगा अगर तुम मुझे अगले 5 सेकंड में यह नहीं बताती कि मेरी पत्नी किस बिस्तर पर है। शर्मा ठीक उसके पीछे पहुंचे, अपनी सैन्य पहचान दिखाते हुए, और इससे पहले कि गार्ड अपने लाठी निकालते हस्तक्षेप किया। यह एक गंभीर आपातकाल है मैडम। गंभीर प्रीक्लैम्पसिया वाली मरीज। आन्या शर्मा, कृपया। नर्स पुरुषों के लहजे से पीली पड़ गई और जल्दी से स्क्रीन देखी। पीछे गलियारे के अंत में रेड दरवाजों को पार करके शॉक एरिया में। लेकिन आप वहां अंदर नहीं जा सकते। यह प्रतिबंधित पहुंच है। राजवीर ने वाक्य पूरा होने का इंतजार नहीं किया। वह लाल डबल दरवाजों की ओर भागा, उन्हें दोनों बाहों से धकेलते हुए। शॉक एरिया गति का नरक था। मशीनें तेजी से चीख रही थीं। नर्सें सीरम बैग लेकर दौड़ रही थीं। डॉक्टर आदेश चिल्ला रहे थे। और वहीं बिस्तर नंबर 4 पर केवल एक पुरानी कपड़े के पर्दे से अलग उसने उसे ढूंढा। राजवीर की दुनिया थम गई। कमरे से ऑक्सीजन गायब हो गई। आन्या सफेद चादरों पर लेटी हुई थी, संगमरमर जैसी पीली। उसके होंठ, जो पहले भरे और गुलाबी थे, अब नीले और फटे हुए थे। उसकी नाक में ऑक्सीजन ट्यूब थे और उसके पतले और चोटिल बाहों में 3 आइव लाइनें लगी हुई थीं। गंदा नारंगी सफाई का यूनिफॉर्म मॉनिटर लगाने के लिए कैंची से काट दिया गया था, जिससे उसका 8 महीने का बड़ा पेट खुला पड़ गया था। लेकिन जिस चीज ने राजवीर की आत्मा को पूरी तरह से तोड़ दिया, वह ट्यूब और मशीनें नहीं थीं, बल्कि उसके हाथ देखना था। आन्या के हाथ बिस्तर के किनारों पर निष्क्रिय रूप से गिरे हुए, बिना सुरक्षा दस्ताने के औद्योगिक ब्लीच का उपयोग करने के कारण छालों, कटों और रासायनिक जलने से ढके हुए थे। वह आदमी जो आधे देश की वित्तीय नियति को नियंत्रित करता था, सस्ते धातु के बिस्तर के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरे प्यार, राजवीर ने फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट गई, अपने ही आंसुओं में डूब गई। आन्या, हे भगवान, उन्होंने तुम्हें क्या किया? मैंने तुम्हें क्या करने दिया? उसने उन बुरी तरह से चोटिल हाथों में से एक को उठाया, उसे अपने होठों के करीब लाया और हर निशान, हर जलन को चूमा, उसकी त्वचा को अपने उबलते आंसुओं से नहलाया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी जान, कृपया मुझे मत छोड़ो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे मत छोड़ो। बिस्तर पर हृदय गति मॉनिटर की अलार्म तेज तेज और भयानक गति से बजने लगी। हरी रेखा अनियमित रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। सर, आपको अभी यहां से जाना होगा, एक नर्स ने चिल्लाते हुए राजवीर को स्ट्रेचर से हटाने की कोशिश की। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राजवीर दहाड़ा, अपनी पत्नी के हाथ से चिपका हुआ, जैसे वह समुद्र के बीच में एक जीवन रक्षक हो। एक युवा डॉक्टर, उसके कपड़े मुड़े हुए, गहरी आंखों के नीचे के घेरे और आपातकालीन वार्ड में 1000 हारी हुई लड़ाइयों से उसका चेहरा सख्त हो गया था, पर्दों के बीच से धक्के मारते हुए आया। वह डॉक्टर रामिरेज था,
ऑन ड्यूटी हेड। जगह खाली करो। मुझे एक 100 मिलीग्राम ईव लैबेटालोल तैयार करो। दबाव पहले से ही 190-120 है। डॉक्टर ने मॉनिटर स्क्रीन की जांच करते हुए आदेश दिया, इससे पहले कि उसकी क्रोधित आंखें राजवीर पर टिकतीं। तुम कौन हो और तुम मेरे शौक एरिया में क्या कर रहे हो? सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। शर्मा ने पर्दे के प्रवेश द्वार पर गार्डों को रोका, अपने शरीर से एक अभेद्य दीवार बनाते हुए। राजवीर धीरे धीरे खड़ा हुआ, आनया का हाथ नहीं छोड़ा। उसकी गहरी आंखें आंसुओं से भरी हुई एक घायल शेर की क्रूरता को दर्शा रही थीं। मैं राजवीर खन्ना हूं, यह मेरी पत्नी है और यह मेरा बेटा है जो उसके गर्भ में है। डॉ रामिरेज अचानक रुक गए। उन्होंने राजवीर के हजारों डॉलर के सूट को देखा, उसकी स्विस घड़ी को देखा और फिर कुपोषित, गंदी और टूटी हुई मरीज को देखा जिसने एक सस्ती सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। क्रोध डॉक्टर के चेहरे पर बिजली की तरह कौंध गया। पति? डॉक्टर ने एक कड़वी और तिरस्कारपूर्ण हंसी छोड़ी। राजवीर की ओर एक कदम आगे बढ़कर उसके चेहरे से कुछ सेंटीमीटर दूर खड़ा हो गया। उसे करोड़पति के पैसे या शक्ति के आभा मंडल की परवाह नहीं थी। उसके आपातकालीन वार्ड में वह सर्वोच्च अधिकारी था। पिछले 8 महीनों से तुम कहां थे, श्री खन्ना? सवाल का झटका राजवीर के चेहरे पर सीधे लगा। वह जवाब देना चाहता था, धोखे को समझाना चाहता था, अपने साझीदारों द्वारा ब्लैकमेल को, उस शापित गर्व को जिसने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन शब्द उसके गले में ही मर गए। उसकी पत्नी के मरते हुए शरीर के सामने सब कुछ खाली बहाने लग रहे थे। मैं एक मूर्ख था, राजवीर पश्चाताप से टूटी हुई आवाज में कह पाया। मैं एक अंधा आदमी था, लेकिन मैं अब यहां हूं। मेरे पास सनशाइन अस्पताल के 3 सबसे अच्छे विशेषज्ञ बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि उसे तुरंत स्थानांतरित किया जाए। मैंने पहले ही एक मेडिकल हेलीकॉप्टर का आदेश दे दिया है। मैं उसे देश के सबसे अच्छे निजी गहन चिकित्सा कक्ष में ले जा रहा हूं। डॉ रामिरेज ने सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति उदास, लगभग अशुभ हो गई। अपना बटुआ संभाल कर रखें, श्री खन्ना। आप उसे कहीं स्थानांतरित नहीं कर सकते। अगर मैं उसे इस बिस्तर से हटाता हूं, अगर मैं उसे एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर में चढ़ाता हूं, तो आपकी पत्नी पार्किंग में पहुंचने से पहले ही कार्डियक अरेस्ट में चली जाएगी और बच्चा मिनटों में दम घुट जाएगा। आप यहीं रहेंगे। राजवीर को लगा जैसे उसके नसों में खून जम गया हो। कच्चा और दम घोटने वाला डर उसे पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर गया। उसे क्या हुआ है? राजवीर ने फुसफुसाया। डर उसके चेहरे को विकृत कर रहा था। मुझे बताओ कि उसे बिल्कुल क्या हुआ है और मैं इसे कैसे ठीक करूं। डॉ रामिरेज ने बिस्तर के पैर में रखी एक ग्रे एल्यूमिनियम फाइल उठाई और उसे राजवीर के सीने पर फेंक दिया। राजवीर ने सहज रूप से उसे पकड़ा। इसे खुद पढ़ो, क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास हर चीज का जवाब है। डॉक्टर ने आनया के ऑक्सीजन मास्क को ठीक करते हुए थूकते हुए कहा, यह सिर्फ प्रीक्लैम्पसिया नहीं है खन्ना। तुम्हारी पत्नी गंभीर पुरानी थकावट और गंभीर कुपोषण से मर रही है। उसका हीमोग्लोबिन स्तर 7 है। वह एनीमिया से पीड़ित है। इस महिला का शरीर खुद को खा रहा है ताकि बच्चे को जीवित रख सके। राजवीर ने फाइल खोली। चिकित्सा संख्याएं उसकी आंखों के सामने नाच रही थीं, लेकिन रेस्तरां से उसे लेने वाले पैरामेडिक के हाशिए पर लिखे नोट्स सीधे उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गए। मरीज बेहोश पाया गया। 14 घंटे की दैनिक खड़ी नौकरी, पिछले महीनों में न्यूनतम कैलोरी सेवन, गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। मैंने आपातकालीन संपर्क की तलाश में उसकी चीजों की जांच की। डॉक्टर ने कमरे के कोने में एक पुरानी और फटी हुई कपड़े की थैली की ओर इशारा करते हुए जारी रखा। उसके पास पानी की एक बोतल खरीदने के लिए भी एक पैसा नहीं था, श्री खन्ना, लेकिन उसके पास गिरवी दुकान की रसीदें थीं। वह एक स्थानीय क्लिनिक में परामर्श के लिए भुगतान करने के लिए अपने जूते तक गिरवी रख रही थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चे को वे विटामिन मिले जो वह खुद नहीं खा रही थी। राजवीर अनाड़ीपन से प्लास्टिक की कुर्सी की ओर चला। आनया का पुराना कपड़े का थैला उठाया और कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कोई डिजाइनर मेकअप या सोने के कार्ड नहीं थे। एक मरम्मत किया हुआ स्वेटर, सफेद चावल के अवशेषों वाला एक खाली टिफिन, 3 मुड़ी हुई गिरवी रसीदें और एक सुरक्षात्मक प्लास्टिक लिफाफे में उसकी बाकी चीजों के विपरीत पूरी तरह से संरक्षित एक काला और सफेद अल्ट्रासाउंड था। राजवीर ने छवि निकाली। यह एक सही प्रोफाइल थी। छोटी नाक, माथा, जीवन का चमत्कार उस नरक के बीच से अपना रास्ता बना रहा था जिसे उसने अकेले सहन किया था। निचले किनारे पर आनया की घुमावदार लिखावट में नीली स्याही में एक वाक्यांश लिखा था, ताकि तुम्हारा पिता सुरक्षित रहे, मेरे प्यार। राजवीर का रोना बेकाबू हो गया। उसके अंदर बची हुई किसी भी कठोर आदमी की छवि को तोड़ते हुए वह बिस्तर पर गिर पड़ा। आनया के सूजे हुए पेट को गले लगाते हुए, अपनी पीड़ा के आंसुओं से
सफेद चादर को दाग रहा था। जागो कृपया आनया जागो, राजवीर चिल्लाया, अपनी पत्नी के ठंडे चेहरे को सहलाते हुए। मुझे अब सब पता है। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। मुझे पता है कि तुमने उन कमीनों से मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी बेच दी। मत मरो, भगवान के लिए। मुझे यह खाली साम्राज्य तुम्हारे बिना मत छोड़ो। रामिरेज ने उसे देखा। क्रोध धीरे धीरे करोड़पति के दर्द की क्रूरता के सामने घुल रहा था, यह समझते हुए कि उस त्रासदी के पीछे की कहानी साधारण परित्याग से कहीं ज्यादा गहरी थी। श्री खन्ना, डॉक्टर ने कहा, उसकी आवाज का स्वर नीचे करते हुए, एक नैदानिक और ठंडी तात्कालिकता अपनाते हुए। रक्तचाप कम नहीं हो रहा है। आनया के गुर्दे प्रीक्लैम्पसिया के कारण काम करना बंद कर रहे हैं। राजवीर ने अपनी सूजी हुई आंखों से चेहरा ऊपर उठाया। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर ने मॉनिटर देखे, फिर आनया के पेट को देखा। इसका मतलब है कि तुम्हारी पत्नी का शरीर अब गर्भावस्था को सहन नहीं कर सकता। रात को उसे हुआ अत्यधिक तनाव अंतिम ट्रिगर था। प्लेसेंटा अलग हो रहा है। छोटे कमरे में भ्रूण मॉनिटर की तेज और लगातार आवाज बजने लगी, जिससे जगह आसन्न मौत की चेतावनी से भर गई। बच्चे की दिल की धड़कन तेजी से गिर रही थी। रूम 4 में कोड रेड डो, रामिरेज ने गलियारे में चिल्लाया। उसकी आवाज नियंत्रित घबराहट के अधिकार से हवा को काट रही थी। ऑपरेशन थिएटर 2 बंद करो, तुरंत नियोनेटोलॉजी को बुलाओ। स्विंग दरवाजे फट गए। 4 नर्सें दौड़ती हुई अंदर आईं, आनया के स्ट्रेचर के ब्रेक खोलते हुए। आप उसे कहां ले जा रहे हैं? राजवीर डरकर रास्ते में खड़ा हो गया। उसका हाथ छोड़ने से मना कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर में। खन्ना, डॉक्टर ने उसे एक तरफ धकेलते हुए चिल्लाया, हमें अगले 10 मिनट में इस बच्चे को निकालना होगा या वे दोनों इस स्ट्रेचर पर मर जाएंगे। जल्दी करो, धक्का दो। राजवीर स्ट्रेचर के साथ साथ लंबे गलियारे में भागा, जो सफेद फ्लोरोसेंट रोशनी से जगमगा रहा था। पहिए लिनोलियम के फर्श पर चरमरा रहे थे। आन्या अभी भी बेहोश थी। उसका सिर हिल रहा था। उसकी सांसें उथली और अनियमित थीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी से तुमसे प्यार करता हूं। हार मत मानो मेरे प्यार। राजवीर उसके कान में फुसफुसा रहा था, उसके बगल में दौड़ते हुए, जब तक वे सर्जिकल क्षेत्र के भारी धातु के दरवाजों तक नहीं पहुंच गए। यहीं तक श्री खन्ना, एक मजबूत सुरक्षा गार्ड ने अपनी दोनों बाहों से उसका रास्ता रोक दिया। डबल दरवाजे जोर से बंद हो गए। दरवाजे के छोटे से शीशे से राजवीर ने देखा कि आनया का स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर की तेज रोशनी के नीचे गायब हो गया। वह वहां खाली गलियारे में खड़ा रहा। उसके हाथ अपनी पत्नी के ठंडे पसीने से सने हुए थे। उसके बेटे का अल्ट्रासाउंड उसकी मुट्ठी में मुड़ा हुआ था और उसकी आत्मा एक धागे पर लटकी हुई थी। वह आदमी जिसने कल सोचा था कि वह सब कुछ नियंत्रित करता है, आज केवल नियति से घुटनों के बल भीख मांग सकता था कि उसे खुद को सुधारने का अवसर दे। ऑपरेशन थिएटरों के बाहर का गलियारा सफेद रोशनी का एक अंतहीन सुरंग था, ठंडा और बांझ। राजवीर खन्ना, वह आदमी जो देश की सबसे निर्मम निदेशक मंडलों को थरथरा देता था, लिनोलियम के फर्श पर बैठा था। उसकी पीठ दीवार से टिकी हुई थी, अपनी ही हाथों को घूर रहा था। वे खून से सने हुए थे, आनया के खून से। धातु के डबल दरवाजों के ऊपर लगी घड़ी में सुबह के 5:47 बज रहे थे। उसे 1 घंटा और 15 मिनट की शुद्ध पीड़ा का सामना करना पड़ा था। हर सेकंड जब सर्जरी जारी रहने वाली लाल बत्ती जलती रहती थी, उसे लगता था कि एक हाइड्रोलिक प्रेस उसकी पसलियों को कुचल रहा है। शर्मा कुछ मीटर दूर दृढ़ता से खड़े होकर कंपनी से आने वाली जरूरी कॉलों को अस्वीकार कर रहे थे। किसी चीज की परवाह नहीं थी। राजवीर का रियल एस्टेट साम्राज्य उसी क्षण ध्वस्त हो सकता था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। गलियारे की कब्र जैसी खामोशी को तेज कदमों और किसी के दौड़ने की तेज सांसों की आवाज ने चीर दिया। पीछे के दरवाजे जोर से खुले। लगभग 50 साल की एक मजबूत महिला दहलीज से गुजरी। उसने अमृत महल की यूनिफॉर्म के ऊपर अपने सड़क के कपड़े बेतरतीब ढंग से पहने हुए थे। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। वह आनया की साथी वेट्रेस रीना आंटी थी। वह अकेली व्यक्ति जिसने उस रेस्तरां के नरक में उसके साथ थोड़ी सी भी इंसानियत दिखाई थी। आनया शर्मा कहाँ है? रीना आंटी ने चिल्लाया। उसकी आवाज बांध दीवारों में गूंज रही थी। हताशा में किसी नर्स को ढूंढ रही थी। मुझे नाइट शिफ्ट से फोन आया। उन्होंने कहा कि उसे कोड रेड में लाया गया था। शर्मा सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उसे रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़े, लेकिन राजवीर ने जमीन से एक कांपता हुआ हाथ उठाया, उसे चुपचाप जाने का आदेश दिया। राजवीर ने उस महिला को पहचान लिया। उसने कल रात उसे कोने से देखा था। रसोई से डरकर देख रही थी कि मल्होत्रा उसकी पूर्व पत्नी को कैसे अपमानित कर रहा था।
रीना आंटी अस्पताल के फर्श पर गिरे हुए करोड़पति को देखकर अचानक रुक गई। उसकी नजर पूरी तरह से आश्चर्य से एक उबलती हुई गहरी और आंतरिक नफरत में बदल गई। उसने राजवीर के महंगे सूट की परवाह नहीं की, न ही विशाल अंगरक्षक की उपस्थिति की। वह उसके सामने खड़ी हो गई, एक कांपती हुई उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए। तुम, रीना आंटी ने एक ऐसी घृणा के साथ थूका जिसने राजवीर को ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। तुम कल रात के कमीने हो, 2 करोड़ के राक्षस। तुम काम खत्म करने आए हो। तुम यह देखने आए हो कि कल रात तुमने जो अपमान किया था, क्या उसने आखिरकार उसे मार डाला? राजवीर ने अपनी लार निगली। उसके गले में गांठ इतनी बड़ी थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, दीवार का सहारा लेते हुए। उसने अपना बचाव नहीं किया, उसने अपनी आवाज नहीं उठाई। उसकी लाल आंखों और दर्द से बिगड़े हुए चेहरे ने रीना आंटी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन महिला पीछे नहीं हटी। मैं उसका पति हूं, राजवीर ने एक धीमी, खुरदरी और टूटी हुई आवाज में कहा। मैं बच्चे का पिता हूं। रीना आंटी की आंखें चौड़ी हो गईं। रहस्योद्घाटन का प्रभाव उसे एक पल के लिए लकवाग्रस्त कर गया। फिर उसने एक कड़वी, सूखी और जहरीली हंसी छोड़ी। पति? रीना आंटी ने राजवीर की ओर दूरी कम की, अपनी आंखें उसकी आंखों में टिकाते हुए। पति कहाँ था जब वह लड़की रेस्तरां के बाथरूम में उल्टी करने तक रोती थी क्योंकि उसके पास एक पैरासिटामोल के लिए भी पैसे नहीं थे? पिता कहाँ था जब वह 3 दिन से बिना कुछ खाए ग्राहकों की प्लेटों का बचा हुआ खाना खा रही थी ताकि क्लिनिक का भुगतान कर सके? रीना आंटी का हर शब्द राजवीर के सीने में सीधे गोली की तरह चुभ रहा था। उसे पहले से ही शर्मा से ठंडे डेटा पता था। उसे अपने पूर्व साझीदारों द्वारा ब्लैकमेल के बारे में पता था। उसे केमैन द्वीप समूह में स्थानांतरित किए गए 4 करोड़ रुपये के बारे में पता था। उसे मौत की धमकी के बारे में पता था, जिसने उसे यह नाटक करने पर मजबूर किया था कि वह उससे प्यार नहीं करती। लेकिन आनया ने जो दिन प्रतिदिन सहा था, उसके बलिदान की शारीरिक वास्तविकता उसे भीतर से चीर रही थी। मैं नहीं जानता था। राजवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए फुसफुसाया, आंसुओं को फिर से बहने दिया। उसने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला। मुझे लगा कि उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया है, तो बेशक उसने तुम्हारी रक्षा की। मूर्ख! रीना आंटी चिल्लाई, अपने दोनों हाथों से राजवीर के सीने पर मारते हुए। एक ऐसा कार्य जिसके लिए शर्मा किसी और परिस्थिति में गर्दन तोड़ देता, लेकिन राजवीर ने खुद को पीटने दिया। वह सजा स्वीकार कर रहा था जिसका उसे लगता था कि वह हकदार है। वह लड़की 8 महीने पहले काम मांगने आई थी। एक पत्ते की तरह कांप रही थी। उसे डर था कि कुछ काले सूट वाले आदमी उसे ढूंढ लेंगे। जब भी कोई लग्जरी कार सड़क से गुजरती, वह छिप जाती थी। उसने दिसंबर के बीच में अपने कोट बेच दिए ताकि सस्ते कंबल खरीद सके, और हर वक्त, हर शापित वक्त वह अपने पेट को सहलाती थी और अपने बच्चे से फुसफुसाती थी कि सब ठीक हो जाएगा, कि बलिदान इसके लायक था क्योंकि उसका पिता सुरक्षित था। राजवीर ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, बेकाबू तरीके से सिसक रहा था। उसके कंधे हिंसक रूप से कांप रहे थे। मैंने उसे बस के किराए के लिए पैसे दिए, रीना आंटी अपनी आवाज में रोती हुई जारी रही। मैंने उससे आराम करने की भीख मांगी, भारी ट्रे न उठाने की, लेकिन उसने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती, कि अगर उसे उस छत के कमरे से निकाल दिया गया तो बच्चा सड़क पर पैदा होगा। और कल जब तुम आए तो मैंने देखा कि उसकी आत्मा जमीन पर गिर गई। तुम उसकी कहानियों के नायक थे, वह आदमी जिसके लिए वह भूख से मर रही थी, और तुमने उसे घृणा से देखा। तुमने मल्होत्रा को उसे कचरे की तरह व्यवहार करने दिया। बस करो। राजवीर ने घुटनों के बल गिरते हुए फिर से विनती की। 1000 टुकड़ों में टूट गया। उसका माथा अस्पताल के ठंडे फर्श को छू रहा था। कृपया बस करो। मैं एक मूर्ख था। मैं गर्व से अंधा एक कायर था। मैं इस शापित पल में अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगा ताकि उसकी जगह उस ऑपरेशन मेज पर रह सकूं। रीना आंटी ने शहर के सबसे शक्तिशाली आदमी को देखा, जो अपने ही अहंकार के वजह से राख हो गया था। महिला का क्रोध धीरे धीरे गहरी दया में बदल गया। वह आधा घुटनों के बल बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखा। तो भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे गर्व से ज्यादा मजबूत हो, श्री खन्ना। रीना आंटी ने कठोरता से फुसफुसाया, क्योंकि कल रात तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे कूड़े के गलियारे में पड़ा पाया। उसे खून बह रहा था। उसने मुझसे कहा कि वह अब और नहीं सह सकती। उसने कहा, कम से कम वह मुझसे इतनी नफरत करता है कि मुझे कभी नहीं ढूंढेगा। वह अब सुरक्षित है। डबल दरवाजों के खुलने की धातु की आवाज ने वाक्य को बाधित कर दिया। सर्जरी की लाल बत्ती बुझ गई। राजवीर एक स्प्रिंग की तरह जमीन से उठा। आंसुओं से भरा चेहरा पोंछते हुए उसकी सांस पूरी तरह से रुक गई। डॉक्टर रामिरेज ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले।
उनकी हरी पोशाक गहरे खून से सनी हुई थी। उन्होंने अपना सर्जिकल मास्क उतारा, जिससे थकावट से पीला पड़ा चेहरा दिखाई दिया, जो पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने गहरी सांस ली और राजवीर को देखा। डॉक्टर? राजवीर मुश्किल से शब्द बोल पाया। पूर्ण आतंक उसके खून को जमा रहा था। डॉक्टर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हमने उसे मेज पर 2 बार खो दिया था। हमें डिफिब्रिलेटर का उपयोग करना पड़ा। डॉक्टर ने करोड़पति के सामने अपने शब्दों को मापा, जो पतन के कगार पर था। लेकिन तुम्हारी पत्नी में अपने बच्चे की रक्षा करने वाले एक जंगली जानवर की तरह जीवित रहने की वृत्ति है। वह आपातकालीन सिजेरियन से बच गई और हम आंतरिक रक्तस्राव को रोकने में कामयाब रहे। राजवीर ने एक दबी हुई चीख छोड़ी, दीवार का सहारा लेते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई हो। रीना आंटी ने अपना मुंह ढक लिया, राहत के आंसू बहाते हुए। और मेरा बेटा? राजवीर ने 1000 प्रति घंटे की रफ्तार से धड़कते दिल से पूछा। बच्चा जीवित है। यह एक लड़का है। डॉक्टर ने एक बहुत ही हल्की, दयालु मुस्कान देते हुए जवाब दिया। समय से पहले पैदा हुआ, कम वजन वाला और गंभीर श्वसन कठिनाइयों के साथ। उसे अभी अभी इंक्यूबेटर में इंटुबेट किया गया है और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके लिए लड़ाई अभी शुरू हुई है, इंक्यूबेटर में इंट्यूबेटर के लिए, लेकिन वह सांस ले रहा है। श्री खन्ना, तुम्हारी पत्नी सभी चिकित्सा और मानवीय पूर्वानुमानों के विपरीत उसे पर्याप्त समय तक जीवित रखने में कामयाब रही। मैं उसे देखना चाहता हूं। मुझे उसे अभी देखना है। राजवीर ने मांग की। हताशा ने उसे नई ऊर्जा दी। वह पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम में है। वह अभी एनेस्थीसिया से होश में आ रही है। डॉक्टर ने चेतावनी दी। वह बेहद कमजोर है। अभी एक जोर का झटका या तनाव का चरम दौरा दिल का दौरा पड़ सकता है। केवल अकेले जाओ और भगवान के लिए उसे परेशान न करने की कोशिश करो। राजवीर ने तेजी से सिर हिलाया। रीना आंटी को शर्मा को गले लगाए रोते हुए छोड़ दिया। बांझ गलियारे के दरवाजों को धीरे से धकेला और पीछे के कमरे की ओर चला गया। वह अपने परिवार को वापस पाने वाला था। रिकवरी रूम अंधेरे में था। एकमात्र आवाज हृदय गति मॉनिटर की तालबद्ध, लगातार और चमत्कारी बीप थी। उसमें आयोडीन, तेज कीटाणुनाशक और ताजी धुली चादरों की गंध थी। राजवीर दहलीज पर रुक गया। हवा को घना महसूस कर रहा था। आन्या केंद्र के बिस्तर पर थी। वह एक टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लग रही थी। उसकी त्वचा में एक पारदर्शी पीलापन था। उसके बाल ठंडे पसीने से उसके माथे पर चिपके हुए थे और उसके बाहों रक्त आधान के आईवी से चोटों से भरे हुए थे। सफेद चादरों पर निष्क्रिय रूप से आराम कर रहे थे। उसके पेट का विशाल उभार गायब हो गया था। एक बंधी हुई सपाटता छोड़ दी थी, जो अभी हुई क्रूर प्रक्रिया का प्रमाण था। राजवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा, इस डर से कि उसके जूतों की आवाज उस नाजुक जीवन के बुलबुले को तोड़ देगी जो उसकी पत्नी को सांस लेती हुई बनाए रख रहा था। वह बिस्तर की धातु की रेलिंग के पास रुक गया। उसने उस चेहरे को देखा जिससे उसने अपने वयस्क जीवन के हर दिन प्यार किया था। वह चेहरा जिससे उसने 9 महीने तक एक झूठ के कारण नफरत की थी, जिसे उसकी जिंदगी बचाने के लिए गढ़ा गया था। इस महिला ने जो भक्ति उसे दिखाई थी, वह कुछ ऐसा था जिसका वह अपनी सारी शक्ति और पैसे के साथ 1000 जिंदगी में भी कभी भुगतान नहीं कर सकता था। धीरे धीरे, जैसे उसकी पलकें टन शीशे के वजन की थीं, आन्या प्रतिक्रिया करने लगी। उसकी पलकें कांपीं, उसकी भूरी आंखें भ्रमित होकर खुलीं, नशीले पदार्थों से धुंधली कमरे की ग्रे छत पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसकी नजर धीरे धीरे नीचे आई और उसकी आंखों में उसकी बिस्तर के बगल में खड़े नीले सूट वाले आदमी की आकृति टकराई। आन्या का पूरा शरीर अचानक तनाव से भर गया। आतंक उसके आंखों में एक सुनामी की ताकत से लौट आया। हृदय गति मशीन ने अपनी बीप की गति को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। आन्या बैठने की कोशिश करने लगी, अपने पेट में सिजेरियन के टांकों के तीखे और दिल तोड़ने वाले दर्द को नजरअंदाज करते हुए। नहीं नहीं, आन्या ने फुसफुसाया। उसकी आवाज सैंडपेपर जैसी लग रही थी। उसने राजवीर के सीने को धकेलने के लिए एक कमजोर हाथ उठाया। राजवीर, चले जाओ, यहां से चले जाओ। शांत रहो मेरे प्यार, शांत रहो, हिलना मत। राजवीर ने उसे कंधों से अत्यंत कोमलता से पकड़ा, उसे धीरे से तकियों पर लिटा दिया। तुम नहीं समझते, आन्या सिसकी, तेजी से सांस लेते हुए। शुद्ध घबराहट के आंसू उसके पीले गालों पर बह रहे थे। वे तुम्हें देख लेंगे। अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरे साथ हो, अगर उन्हें शक हुआ कि तुमने कुछ पता लगा लिया है, तो वे तुम्हें जेल में डाल देंगे। उनके पास सबूत हैं राजवीर। वे तुम्हें नष्ट कर देंगे, वे तुम्हें मार डालेंगे। कृपया चले जाओ। ऐसा समझो कि मैं अस्तित्व में नहीं हूं। मुझसे नफरत करो,
लेकिन चले जाओ। बलिदान का स्तर उसे तोड़ गया। अभी भी ताजी सर्जरी के बाद, मौत से 1 मिनट दूर होने के बावजूद, उसकी एकमात्र वृत्ति, उसका एकमात्र विचार उसे बचाना था। रियल एस्टेट मैग्नेट, वह आदमी जो देश में किसी के सामने सिर नहीं झुकाता था, कमरे के फर्श पर जोर से घुटनों के बल गिर पड़ा। गिरने की आवाज चारों दीवारों में गूंज उठी। राजवीर ने अपने साफ और बड़े हाथों को अपनी पत्नी के छोटे, फटे और चोटिल हाथों में फंसा लिया। उसने उन्हें कसकर पकड़ा और अपना माथा बिस्तर की धातु की रेलिंग पर टिका दिया। पूरी तरह से हार मान ली। यह खत्म हो गया। आनया, राजवीर ने आंसुओं से भरे चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन पूर्ण भक्ति से भरी हुई थी। नरक खत्म हो गया, मुझे सब पता है। आनया ने अपना संघर्ष रोक दिया। हृदय गति मॉनिटर ने अचानक अपनी गति को स्थिर कर दिया। मुझे सब पता है, राजवीर ने दोहराया, उसके हाथों को कसकर दबाते हुए और उसके चोटिल पोरों को चूमते हुए। मुझे नाम पता है, अर्जुन कपूर, फिरोज खान। मुझे केमैन द्वीप समूह में खाते के बारे में पता है, और मुझे उन बदमाशों के बारे में पता है जिन्होंने तुम्हें महल के दरवाजे पर रोका था। मुझे पता है कि तुमने मेरी आज़ादी के लिए फिरौती का भुगतान करने के लिए अपनी अंगूठियां, अपने कपड़े, अपनी पूरी दुनिया बेच दी थी। मुझे पता है कि तुमने मुझे यह जानते हुए छोड़ दिया कि मैं तुमसे नफरत करूंगा केवल मेरी जिंदगी बचाने के लिए। राजवीर के शब्दों के प्रभाव ने आनया के प्रतिरोध की आखिरी दीवार तोड़ दी। उस बर्फीली नकाब को, जिसे उसने 9 महीने की पीड़ा और अपमान के दौरान पहना था, पूरी तरह से ढह गया। दर्द, अकेलेपन और राहत से भरी एक आदिम सिसकी उसके गले से निकली। मुझे बहुत डर लग रहा था, राजवीर। आनया रोई, अपने पति का हाथ पूरी ताकत से पकड़े हुए। हर दिन मुझे लगता था कि वे तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। जब तुमने कल रात मुझे गली में चिल्लाया, तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। तुमने मुझे कभी नहीं खोया। राजवीर जमीन से उठा, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और आनया के कंधों को सावधानी से घेर लिया, उसे अपनी छाती की ओर खींच लिया। उसने उसे ऐसे गले लगाया जैसे वह ब्रह्मांड का सबसे नाजुक क्रिस्टल हो। मैंने तुमसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। यहां तक कि जब गर्व ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे तुम पर संदेह करने के लिए माफ कर दो। मुझे यह न देखने के लिए माफ कर दो कि मेरे जीवन का प्यार मेरे लिए खुद को बलिदान कर रहा था। मुझे तुम्हें उस गरीबी में गिरने देने के लिए माफ कर दो। आनया ने अपना चेहरा राजवीर की दागदार और मुड़ी हुई कमीज में धंसा दिया। उसकी कोलोन की परिचित सुगंध सांस लेते हुए लगभग 1 साल में पहली बार सुरक्षित महसूस कर रही थी। वे अस्पताल के इस उदास कमरे में एक दूसरे से लिपट कर रोए, अलगाव के जहर को शुद्ध करते हुए। कुछ मिनटों के बाद आनया अचानक घबराहट से थोड़ी अलग हो गई। उसके हाथ अनजाने में उसके सपाट पेट पर चले गए। बच्चा, वह डरकर हाँफने लगी। राजवीर, मेरा बच्चा। मुझे नहीं, मुझे बताओ कि मैंने उसे नहीं खोया, वह जीवित है। राजवीर ने आंसुओं से मुस्कुराते हुए, अपनी पत्नी के पसीने से स्नेबालों को सहलाते हुए उसे इतनी भक्ति से देखा जितनी एक आदमी दिखा सकता था। हमारा बेटा जीवित है, मेरे प्यार। वह अपनी मां की तरह एक योद्धा है। वह इंक्यूबेटर में ठीक हो रहा है, लेकिन वह जीवित और सुरक्षित है। आनया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर तकियों पर रख दिया। राहत की सांस छोड़ी जिससे उसके फेफड़ों से सारी हवा निकल गई। हमारा बेटा, उसने अपने थके हुए चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। राजवीर ने उसे कुछ सेकंड तक चुपचाप देखा। प्यार और अपराध बोध उसके अंदर घूम रहे थे, लेकिन जल्दी ही एक अलग गहरे ठंडे ऊर्जा से बदल गए। वे आदमी जिन्होंने उसकी पत्नी के साथ ऐसा किया था, वे कायर जिन्होंने उसे 8 महीने की गर्भवती को मौत की धमकी देकर कचरा साफ करने पर मजबूर किया था, कौन से कीमत चुकाएंगे। अब यह कॉरपोरेट व्यवसाय के बारे में नहीं था, यह एक व्यक्तिगत युद्ध था, और राजवीर खन्ना उन्हें पृथ्वी के चेहरे से मिटाने के लिए अपने पूरे साम्राज्य का वजन इस्तेमाल करेगा। तुम अब आराम करोगी, राजवीर ने उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया। तुम हमारे बेटे के लिए मजबूत बनोगी। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूं कि इस शापित दुनिया में कोई भी तुम्हें फिर से छूने की हिम्मत नहीं करेगा। डर आज खत्म हो गया। आनया ने अपनी आंखें खोलीं, अपने पति की आंखों में हथियारी चमक देखकर। वह राजवीर को जानती थी। वह जानती थी कि स्टील का आदमी अपनी असली शक्ति को प्रकट करने वाला था। राजवीर, तुम क्या करने वाले हो? राजवीर खड़ा हुआ, अपने फटे हुए सूट को ठीक करते हुए एक ऐसी मुद्रा अपनाई जिसने अटूट, गहरी और घातक शक्ति का प्रदर्शन किया। अर्जुन और फिरोज सोचते हैं कि उन्होंने मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करके मेरा साम्राज्य चुरा लिया, राजवीर ने जवाब दिया। उसकी आवाज खाली कमरे में मौत की सजा की तरह गूंज रही थी। मैं उन्हें दिखाऊंगा
कि क्या होता है जब वे नरक के असली मालिक को जगाते हैं। आज से मैं नियम तय करूंगा और मैं उन्हें राख भी नहीं छोड़ूंगा। जानवर का जागरण। राजवीर खन्ना बदले हुए चेहरे के साथ रिकवरी रूम से बाहर निकला। पिछले कुछ मिनटों की कमजोरी और आंसू गायब हो गए थे। उनकी जगह एक सर्जिकल ठंडक ने ले ली थी। उसके कदम हथौड़े की तरह गलियारे में गूंज रहे थे। इंस्पेक्टर शर्मा, जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था, अपने मालिक से निकलने वाली मौत की आभा को देखकर तुरंत सावधान हो गया। शर्मा, राजवीर ने बिना रुके कहा, मैं चाहता हूं कि हमलावर टीम के आदमी तैनात हो जाएं। अब हम जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अर्जुन और फिरोज उद्योगपति क्लब में एक निजी बैठक में तिमाही समापन का जश्न मना रहे हैं, शर्मा ने करोड़पति के तेज कदमों का पीछा करते हुए बताया। उन्हें लगता है कि आप अभी भी अपने कार्यालय या अपने लग्जरी रेस्तरां में डूबे हुए हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि हमने आनया मैडम को ढूंढ लिया है। राजवीर एक बड़ी खिड़की के सामने रुका जो शहर की ओर खुलती थी। सूरज बेंगलुरु के पहाड़ों के पीछे से झांकने लगा था। आसमान को हिंसक लाल रंग से रंग रहा था। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने झूठे सबूतों से मुझे घेर लिया है, राजवीर ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज एक घातक स्तर तक गिर गई। उन्हें नहीं पता कि कल रात मैंने अमृत महल की इमारत खरीद ली थी। उन्हें नहीं पता कि मेरे पास उनके मूल धोखाधड़ी का पूरा डोजियर है जिसे मेरी पत्नी ने छिपाने के लिए भुगतान किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अभी अभी एक व्यवसायी को एक कसाई में बदल दिया है। उसने अपना फोन निकाला और एक उच्च प्राथमिकता वाला नंबर डायल किया। नमस्ते, फिस्कल, राजवीर खन्ना बोल रहा हूं। हाँ, वही। मेरे पास धन शोधन, गंभीर जबरन वसूली और हत्या के प्रयास से जुड़े सबूतों का एक बंडल है। मुझे 1 घंटे के भीतर गिरफ्तारी वारंट तैयार चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि मुझे किसे जगाना पड़े। अगर न्यायाधीश हस्ताक्षर नहीं करता है तो मैं खुद अदालत खरीद लूंगा। राजवीर जाने से पहले एनआईसीयू प्रवेश द्वार पर लौट आया। कांच के माध्यम से उसने छोटी इंक्यूबेटर देखी जहां उसका बेटा, तारों से जुड़ा एक छोटा सा प्राणी, हवा की हर सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। बच्चे में अपने पिता के समान मजबूत लक्षण और अपनी मां की अटूट सहन शक्ति थी। हार मत मानना छोटे, राजवीर ने कांच के खिलाफ फुसफुसाया। तुम्हारे पिता दुनिया को साफ कर देंगे ताकि तुम और तुम्हारी मां फिर कभी डरे नहीं। कुछ मिनट बाद 3 काली बख्तरबंद एसयूवी अस्पताल से तेजी से निकली। राजवीर पिछली सीट पर बैठा था, अपने दुश्मनों के अंतिम बैंक लेनदेन के साथ एक टैबलेट की जांच कर रहा था। अर्जुन और फिरोज ने एक घातक गलती की थी। एक ऐसे आदमी के प्यार को कम करके आंका था जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसने सब कुछ वापस पा लिया था। ऑपरेशन तेज और शांत था। जैसे ही सूरज पूरी तरह से निकला, खन्ना की एसयूवी और 2 संघीय पुलिस गश्ती दल ने क्लब के निजी पार्किंग में पूर्व साझीदारों को रोका। अर्जुन, मोटा और घमंडी, राजवीर को वाहन से उतरते देखकर अपनी व्हिस्की का गिलास छोड़ दिया। फिरोज भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन शर्मा ने 3 कदम चलने से पहले ही उसे डामर पर गिरा दिया। राजवीर अर्जुन के पास आया, जो एक पत्ते की तरह कांप रहा था। राजवीर, यह एक गलतफहमी है, हम बातचीत कर सकते हैं, अर्जुन हकलाया। राजवीर ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने उसके पेट में एक तेज मुक्का मारा जिससे उसकी सांसें रुक गईं, और फिर उसके ऊपर झुककर उसके कान में फुसफुसाया, आनया शर्मा तुम्हें अस्पताल से सलाम भेजती है। वह बच गई और अब तुम चाहोगे कि तुम पैदा न हुए होते जब पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जा गई रही थी। तो राजवीर ने देखा कि उनके कागजी साम्राज्य ढह रहे थे। उसे सबूत वापस मिल गए थे। उसने अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया था और 9 महीने में पहली बार वह अपने फेफड़ों में राख महसूस किए बिना सांस ले सकता था। मोचन की कीमत 3 महीने बाद। बेंगलुरु में खन्ना महल अब पहले जैसा ठंडा और शांत मकबरा नहीं था। बगीचा ताजे फूलों से भरा था और हवा एक नई ऊर्जा से गुलजार थी। छत पर एक बड़े ओक के पेड़ की छाया में आनया एक बेंत की रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। उसने एक सफेद रेशम का गाउन पहना हुआ था जो उसकी वापस पाई गई सुंदरता को उभार रहा था। हालांकि उसके हाथों पर अभी भी छोटे निशान थे, ऐसे निशान जिन्हें वह लेजर सर्जरी से मिटाने से इनकार करती थी, क्योंकि वे कहते थे कि वह एक जीवित बच्ची है। उसकी बाहों में राजवीर जूनियर सो रहा था। बच्चा, जिसने 6 हफ्ते इंक्यूबेटर में बिताए थे, अब मजबूत और स्वस्थ था। उसके गुलाबी गाल उसके माता पिता के ब्रह्मांड का केंद्र थे। राजवीर छत पर आया, अपने सूट का जैकेट उतारा, पीछे से आया और अपनी पत्नी के सिर के ताज को चूमा। फिर उसने बच्चे के छोटे हाथ को अपनी तर्जनी से सहलाया। मेरे खजाना कैसे हैं? राजवीर ने पूछा। उसकी आवाज में ऐसी कोमलता थी जिसे व्यापारिक दुनिया में कोई भी असंभव मानता।
हम ठीक हैं, राजवीर, आनिया ने एक चमकदार मुस्कान देते हुए जवाब दिया। रीना आंटी ने अभी फोन किया था। वह कहती है कि नए रेस्तरां का नवीनीकरण बहुत अच्छा चल रहा है। कर्मचारी विश्वास नहीं कर सकते कि वे अब व्यवसाय में भागीदार हैं। राजवीर तूफान के बाद उसके बगल में बैठ गया। उसकी पहली कार्रवाई अमृत महल को बंद करना थी। मल्होत्रा को एक मुकदमे के साथ बर्खास्त कर दिया, जिसने उसे सड़क पर छोड़ दिया और उस जगह को आनिया का चमत्कार नाम से फिर से खोला। प्रबंधन और शेयरों का एक हिस्सा रीना आंटी और उसकी पत्नी के पुराने साथियों को सौंप दिया, जिन्होंने उसके पास कुछ भी नहीं होने पर उसकी मदद की थी। यह कम से कम मैं कर सकता था, राजवीर ने आनिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन इनमें से कुछ भी उस चीज की भरपाई नहीं करता जो तुमने झेला। कभी कभी मैं रात में जागता हूं और तुम्हें अभी भी उस नारंगी गली में देखता हूं। उसके शब्दों को रोकते हुए, वह नारंगी यूनिफॉर्म अतीत की बात है, राजवीर। वह कीमत थी जो मैंने आज यहां होने के लिए चुकाई। इसे अपमान के रूप में मत देखो, इसे हमारे कवच के रूप में देखो। इसने मुझे सिखाया कि मैं जितना सोचती थी उससे ज्यादा मजबूत हूं, और इसने मुझे सिखाया कि तुम मेरे हर पसीने के लायक थे। राजवीर ने उसे अपनी ओर खींचा, उसे और बच्चे को एक सुरक्षात्मक घेरे में गले लगाया। स्टील के आदमी ने सीख लिया था कि सच्ची शक्ति बैंक खातों या 40 मंजिला इमारतों में नहीं थी, बल्कि उस चीज के लिए खुद को बलिदान करने की क्षमता में थी जिससे प्यार करता है। मैं वादा करता हूं, राजवीर ने शहर के क्षितिज को देखते हुए फुसफुसाया, जिसे उसने कभी जीतना चाहा था और अब केवल शांति से बसा हुआ था, कि मेरा बाकी का जीवन तुम्हारी और हमारे बेटे की सेवा में होगा। तुम फिर कभी अकेली नहीं रहोगी, फिर कभी कोई रहस्य नहीं होगा। आनिया ने अपना सिर अपने पति के कंधे पर टिका दिया। दोपहर का सूरज दृश्य को सुनहरी रोशनी में नहला रहा था। वह कहानी जो एक नकली तलाक, एक गड्ढे हुए धोखे और एक अपमानजनक सफाई यूनिफॉर्म से शुरू हुई थी, वह महत्वाकांक्षा पर प्यार की जीत के साथ समाप्त हुई। राजवीर खन्ना, वह करोड़पति जिसके पास सब कुछ था, अंततः समझ गया कि वह वास्तव में तभी अमीर था जब उसने अपनी पत्नी को अंधेरे में मेज साफ करते हुए पाया था, क्योंकि उस दिन उसका दिल फिर से धड़कने लगा था। न्याय हो गया था। दुश्मन सलाखों के पीछे थे और परिवार एकजुट था। नारंगी यूनिफॉर्म का भूत आखिरकार शांति से आराम कर सकता था।